सो पेपर आपका कैसा होगा बेटा, बायलैंग्वेज लैंग्वेज का होगा, यानी कि इंग्लिश भी होगा और हिंदी भी होगा, ठीक है ना। सो इंग्लिश देखो आप, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट कब किया गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस सेक्शन में आता है, स्पेसिफिक रिलीफ क्या है, रिमेडिएबल है, प्रोटेक्टिव, तो बोथ ए एंड बी दोनों है, ठीक है ना। आपका जो पेपर पैटर्न होगा एमसीक्यू होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आगे चलूं मैं? हाँ जी सर। बताओ बेटा, जी सर। ठीक है ना। Sir, actually, I'm traveling, so every time I cannot unmute myself, but I am listening and I can see your screen also. Thank you. ओके बेटा, ओके। सो बेसिकली देखो आप, इसमें हमने कॉन्टेक्ट के जो ये देखे हैं हितेश, मैंने पिछली क्लास में भी आपको दिखाया था, रविंदर। रविंदर, हितेश क्लियर है? मैं आगे चल दूं, इससे हटा दूं बेटा, यस सर, आर्बिट्रेशन स्टार्ट कर दें हम, क्लियर है सर। ठीक है ना। तो ये पेपर आपके पास पहुंच चुका है, पेपर को देखना आपको पता चलेगा कि ज्यादा क्वेश्चन किस किस से आ रहे हैं, जो हमने क्लासेस में पढ़ा है। मेरे हिसाब से जो मैं कॉन्टेक्ट पढ़ाता हूँ, कॉन्टेक्ट तो पूरा छपा छपाया आता है, पूरा कॉपी पेस्ट नोट्स क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। कुछ भी कॉन्टेक्ट में अलग नहीं देता। कॉन्टेक्ट क्या है? स्कोरिंग है। पिछली बार जो जो एलएलबी सेकंड ईयर में, उनको क्या कठिन लगा था आपका बेटा, एक तो एलएल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, थोड़ा उन बच्चों को कठिन लगा, उन्होंने मुझसे शेयर किया। और क्या कठिन लगा उन्हें? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद उन्हें कठिन लगा हमारा मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में सेक्शन बहुत ज्यादा पूछ लिए थे, ठीक है ना। तो कोई डाउट है बेटा किसी को इसमें? रविंदर, ललिता, नो ललिता आप सर। पिछली क्लास में थे नहीं। No, sir. Good afternoon. In fact, Happy New गुड Year आप, to all. Actually, हैप्पी न्यू ईयर तबीयत बेटा। ठीक नहीं थी इस वजह हेलो से. बेटा। Today also I'm having a very bad throat. अच्छा, जी. हाँ हाँ। But sir, specific तो relief मैंने पूरा पढ़ लिया है. पूरा Arbitration मतलब अब कैसे पढ़ लिया बेटा? नहीं, जैसे आपके साथ तो हुआ ही था. फिर थोड़े से हाँ, पेजेस जो हो गए थे तो प्रिंट आउट्स में लेते ही हूँ. So that ठीक ठीक completely ठीक, I have gone through. हाँ जी, arbitration का ठीक है। प्रिंट ले ली. जी, लास्ट क्लास मेरी मिस हुई. आज भी हम्म थोड़ा ऐसे ही है. हम्म जी, हम्म। ये है. तो बेटा देखो, हम स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। सो बेसिकली आर्बिट्रेशन क्या होता था? ये आर्बिट्रेशन होता था बेसिकली इंडियन आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, या फिर आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए किया गया था। इसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में क्या चीज, क्या दो फॉरेन आर्बिट्रेल के बारे में पढ़ेंगे हम, एक जिनीवा और न्यूयॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में। इसके अलावा बेटा आर्बिट्रेशन में हम लोक अदालत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो आर्बिट्रेशन होता क्या था? आर्बिट्रेशन होता था फाइटिंग या लिटिगेटिंग द डिस्प्यूट विदाउट गोइंग थ्रू द इन एक्चुअल कोर्ट, यानी कि एक्चुअल कोर्ट में बिना जाए हम कोई लिटिगेशन फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, आउटसाइड द कोर्ट रूम। इट मे बी द एडवोकेट रूम, या आपका एडवोकेट रूम भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली अदर Okay, मेथड इसके अलावा क्या होता? हाँ हाँ, बोलो बेटा, sir. Sir, I'm sorry. I can बोलो। see your blank screen. Is it happening for me or for everybody? I don't know. I'm sorry. I cannot see anything in your एक, screen. It's just blank. ओके बेटा। एक्चुअली बेटा ये आपके यहीं से ही हो रहा है फॉल्ट, ठीक है ना। यहाँ तो मैंने स्क्रीन ओपन कर रखा है, आपका Yeah, नेटवर्क का could be इश्यू हो रहा possible होगा। because हाँ हो सकता है. I'm traveling actually currently, so it could be. Thank you very much, sir. No problem. ठीक है, देखो आप बेसिकली आपका आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आपके क्या क्या आते थे? चार केस हमने पढ़े थे। एक तो आर्बिट्रेशन हम पढ़ेंगे, कंसिलेशन पढ़ेंगे, मीडिएशन पढ़ेंगे और नेगोशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो बेटा मैं इसको कराने से पहले मैं एक आपको शो करना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट, इससे काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ। सो बेसिकली देखो, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडीआर। एडीआर यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता था? सेटिंग डिस्प्यूट अमंग टू और मोर पर्सन इंस्टेड ऑफ लिटिगेटिंग मैटर
इन यूजुअल वे इनसाइड द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के अंदर बिना फाइट किए मैं क्या करूंगा, दो या दो से डिस्प्यूट को सॉल्व कराना, दो या दो से ज्यादा पर्सन में बिना कोर्ट के अंदर गए, मतलब कोर्ट में ना जाके आउटसाइड द कोर्ट हम किसी भी डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एडीआर मेथड बोला जाता है। व्हाट आर फोर टाइप्स ऑफ एडीआर मेथड, आप देख सकते हो। सबसे पहले आता है मीडिएशन। मीडिएशन देखो, मीडिएशन में जैसे कि आपका डाइवर्स आ गया। इसके बाद आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में होता है अमाउंट सेटिंग, मतलब एडीआर के मेथड है, टाइप है। सो आपको कोर्स में जो पढ़ना है बेटा, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन पढ़ना है, ठीक है ना। सो जो आपका पिछला एग्जाम था आर्बिट्रेशन का, मैं क्लास एंड के समय 5 मिनट में दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन आपके कोर्स में, आर्बिट्रेशन में एक सेकंड, जैसे फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, बोथ पार्टीज आर फाइटिंग अमंग एनी डिस्प्यूट। अमंग एनी डिस्प्यूट में हम क्या कह सकते हैं, जैसे कोई सा भी डिस्प्यूट ले लेते हैं हम, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ, उसके एग्जांपल दूंगा ऊपर नीचे, अभी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम। कोई सा भी डिस्प्यूट में फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी फाइट कर रहे हैं, अब उसमें एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया गया जिससे आर्बिट्रेटर कहते हैं। अब ये आर्बिट्रेटर कैन नॉट एक्सीड एन इवन नंबर, यानी कि दो से ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें दो कौन होते थे, एक तो फर्स्ट आपका आर्बिट्रेटर होता था, क्लियर है यहाँ तक, और सेकंड आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जैसे मैं चीफ जस्टिस कह सकता हूँ, और आर्बिट्रेटर को एडवोकेट कहा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो कंसिलेशन आप पढ़ेंगे। कंसिलेशन भी सेटिंग डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन, यानी कि कंसिलेशन में हमने लिटिगेशन की ही नहीं, बस एक मोड ऑफ मेथड से हमने डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका क्या था बेटा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। से थोड़ा थ्योरेटिकल था, पहले पढ़ा देता हूँ। आर्बिट्रेशन एंड एग्रीमेंट क्या है, बेसिकली एग्रीमेंट होता है जिसमें सारे के सारे पार्टीज क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन के डिस्प्यूट को सबमिट करते हैं, जो कि अराइजन हो या ना हो, किसी कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म में या फिर ना हो। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, देखो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सबसे पहले जो आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज में, फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी में। जो शॉर्ट आउट किससे कराया जाएगा, किसी आर्बिट्रेटर से। आर्बिट्रेटर का जो रिजल्ट होगा उसे क्या कहते थे बेटा, रविंदर आप बताएंगे। अवार्ड। आर्बिट्रेटर जो, हाँ वेरी गुड, अवार्ड। तो बेसिकली आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के अवार्ड होते हैं, ठीक है ना। जो फाइनल जजमेंट होता था आर्बिट्रेटर का, उसको क्या कहते थे, अवार्ड कहते थे, ठीक है ना। अब इस अवार्ड में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले जो आपका राइटिंग में क्या क्या आ सकता है, टेलीग्राम, ईमेल, टेलेक्स, एनी अदर कम्युनिकेशन, जो एक प्रूफ दिखाएगा किसका, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, ठीक है ना। इसके बाद सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स पढ़े थे हमने रविंदर, बताएंगे बेटा आप। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता था, ललिता आप बता पाएंगे बेटा, हमने नो कॉन्ट्रैक्ट सर, में जो पढ़े। आर्बिट्रेशन पे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेल नहीं एनीथिंग नहीं, अबाउट दिस। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ललिता, मैं अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेटा, हाँ में, कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट में जी। Sir, बताओ बेटा क्या proposal, क्या। mindful हाँ consideration, वेरी गुड, acceptance, हाँ वेरी गुड, and हाँ हाँ that becomes an agreement. हाँ, और बोलो बेटा। Mindful consideration by authorized party सर which is विच शुड allowed बी to perform the एनफोर्सेबल contract. आल्सो, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये भी। हम्म और दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हम्म, हाँ हाँ वेरी गुड, और जो कि साउंड मतलब सबसे, पूरा का पूरा हाँ इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ हाँ हाँ के वेरी गुड थ्रू ये वेरी वो गुड नहीं होना चाहिए कि वेरी किसी गुड। भी स्टेज पे इसको कैंसिल वैसे किया जा सके कि कोई अनसाउंड हम्म पर्सन है इलीगल हम्म, मीन्स के थ्रू, और किसी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा कोई भी आप वॉइड जो चीज है उसको नहीं ला सकते। देखो अब मैं बताता हूँ बेटा। कॉन्ट्रैक्ट में जी। हमने बेटा क्या पढ़ा था, टू पार्टीज ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन फ्री कंसेंट कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में मेन जो चीजें हमने पढ़ी थी वो आपका आर्बिट्रेशन में भी होना चाहिए। आर्बिट्रेशन में कैसे, दो पार्टी होना चाहिए,
एक ऑफर मतलब कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया हो आर्बिट्रेटर के थ्रू, फर्स्ट पार्टी ने सेकंड को, सेकंड ने एक्सेप्ट किया हो, फिर कंसिडरेशन पे किया हो, कंसिडरेशन के बाद दोनों कैपेसिटी फ्री कंसर्न हो। सो बेसिकली आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में भी सेम आपके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के होने चाहिए, ठीक है ना। अब बेसिकली एक डिस्प्यूट होगा जो कि आपका प्रेजेंट या फिर फ्यूचर मैटर का होगा बेटा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए, आर्बिट्रेटर क्लॉज में। आर्बिट्रेटर क्लॉज एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। जैसे हम कोई एप्लीकेशन डालते हैं, एफिडेविट डालते हैं कोर्ट में, ठीक है ना। अब जैसे प्लांट प्लांट एप्लीकेशन होता है, प्लांटिफ और डिफेंडेंट हमने पढ़ा था। प्लांटिफ तो होता था, जैसे हमने समझा था, इनोसेंट पर्सन, और डिफेंडेंट जैसे कि आपका कोई क्रिमिनल। सो सबसे पहले जो प्लांट एप्लीकेशन दे रहा है, सो बेसिकली जो एप्लीकेशन दे रहा है वो एप्लीकेशन एक तरह से कोर्ट में गया। अब कोर्ट के बाद वो एफिडेविट में कन्वर्ट हुआ, एफिडेविट के बाद उसे ड्राफ्ट करके किसके पास पहुंचाया गया, जज के पास पहुंचाया गया। सो बेसिकली आर्बिट्रेशन में भी सेम होता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तभी हैपन होगा जब एक ये एग्रीमेंट किस पे बिहाफ बना होगा, किसी आर्बिट्रेटर क्लॉज में, ठीक है ना। अब ये आर्बिट्रेटर क्लॉज जो बनाया जाएगा, इसमें सारे के सारे प्रोविजन इंक्लूड होने चाहिए आर्बिट्रेशन के, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो आप, हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिटर ट्रिब्यूनल। ये बेसिकली थोड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं हम। सो बेसिकली आर्बिटर ट्रिब्यूनल क्या होता है। आर्बिटर ट्रिब्यूनल किसी को याद है बेटा, मैंने ट्रिब्यूनल पूछ समझाया था रविंदर। ट्रिब्यूनल हितेश Sir, क्या होता है ट्रिब्यूनल? any Sir, yes. arbitrator will be called as tribunal, whether it's one or a tribunal of three arbitrators. नहीं, क्लियर है बेटा, मैं ट्रिब्यूनल की बात कर रहा हूँ। जैसे हमने स्पेसिफिक रिलीफ में नहीं पढ़ा था। Tribunal courts are the alternate are the specific courts which have been formed to deal with certain cases, like यस यस, taxation वेरी court, गुड, एक्सीलेंट। national green tribunal, and family नेशनल courts like कंपनी this. लॉ ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स Sir, हो गया, इनकम टैक्स हो गया, total 8 जीएसटी, tribunals are there. कस्टम, Such, yes. ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। सो बेसिकली ट्रिब्यूनल क्या होते थे, आपके डिफरेंट केसेस को फाइट करने के लिए कुछ कोर्ट बनाए गए हैं। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तो ये तो बेटा सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए। So apart from civil and criminal proceeding, various cases are formed, such as in company law, taxation law, and military law, naval law. There are different tribunal which are formed for different cases, and these cases are to be considered in these tribunal. Clear? सो बेसिकली ट्रिब्यूनल एक आर्बिट्रेशन का भी होता है, जिसे अपरेट ट्रिब्यूनल बोला जाता है, ठीक है ना, जिसमें बस आर्बिट्रेशन के केस लिए जाते हैं। सो आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर अगर मान लो कोई इंडिविजुअल को मैं अपॉइंट करता हूं, तो इट शैल नॉट एक्सीड टू, बट इन केस ऑफ आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल इट शैल नॉट एक्सीड 3, यानी कि 3 से ज्यादा एक्सीड नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। सो आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर। When a party agrees to appoint arbitrary tribunal, it shall not exceed 3. 3 से कहने का मतलब बेटा रविंद्र आप बताएंगे, 3 में क्या क्या आएंगे, 3 आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल में क्या क्या चीजें आएंगी बेटा, बताएंगे आप? तीन में सर क्या होंगे, वन ईच पार्टी will propose their own arbitrator, हाँ and these two हाँ, arbitrator will decide a presiding arbitrator. So these यस three will यस form an arbitral tribunal. यस यस। और इसके अलावा जैसे आपका एक आर्बिट्रेटर, सब आर्बिट्रेटर और थर्ड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है ना। एक आपका आर्बिट्रेटर होगा और सेकंड आपका एक सब आर्बिट्रेटर, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा हमने देखो कुछ मैटर्स किए थे जो आर्बिट्रेशन में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई असेसमेंट हो रहा है डैमेजेस का, कंपनसेशन का, ब्रीच ऑफ कंपनसेशन, यानी कोई कंपनसेशन में ब्रीच हो रहा है तो आर्बिट्रेशन करा सकते हैं हम। कोई ऑफिस का स्यू है, आर्बिट्रेशन करा सकते हैं। मैरिज की क्वेश्चन की वैलिडिटी है तो आर्बिट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। कोई टाइम बाद डेप्थ है, आर्बिट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद देखो मैटर जो कंसीडर नहीं किए जाते आर्बिट्रेशन,
सबसे पहले कोई डाइवर्स की प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। डाइवर्स के लिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाते हैं, ठीक है ना, जो हम हिंदू लॉ में पढ़ेंगे। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग, लुनेसिंग प्रोसीडिंग, गार्डियनशिप ऑफ माइनरशिप, पब्लिक चैरिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, टेस्टामेंट्री विल ऑन द बेसिस ऑफ विल, मैटर रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो कौन कौन से मैटर कंसीडर नहीं किए जाते आर्बिट्रेशन के, हमने पढ़ लिए। सबसे पहले डाइवर्स, क्रिमिनल, ल्यूनेटिक, गार्डियनशिप, पब्लिक चैरिटी, विल या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। क्लियर है बेटा? ललिता, रविंदर, वाल्मीकि, कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है ना। इसके बाद देखो आर्बिट्रेशन एंड कांसिलेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ, ये थोड़ा थ्योरिटिकल है बेटा, पहले इसको समझा दूंगा फिर बेयर एक्ट पे चलेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, या आर्बिट्रेटर कब अपॉइंट किया जाता है? ललिता आप बताएंगे, आर्बिट्रेटर को आप कब अपॉइंट करेंगे? Sir, when I don't want to go for a litigation and I want to sort out the matter outside the court. Yes, very good. And the decision and judgment decided by the arbitrator, what the name called is, इसको क्या बोला जाएगा? Presiding officer, presiding officer. नहीं नहीं, जो जजमेंट दिया जाएगा ललिता, नहीं, जो award, जजमेंट दिया award, जाए, हाँ वेरी गुड, award. अवार्ड दिया जी, जाएगा, हाँ वेरी गुड, ठीक है। जी, सो बेसिकली आर्बिट्रेटर क्या है? एक पर्सन है जो अपॉइंट किया जाता है किसी डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए। किसमें? दो या दो से ज्यादा। अब देखो दो है तो बस एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। दो से ज्यादा, जैसे कोई कंपनी हो गई, कंपनी का भी तो केस होता है ना, तो कंपनी किसके पास जाती है? आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल के पास जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब yes आर्बिट्रेटर sir. कोई एक पर्सन होता है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको समझाया, सिंपल सा केस है। मैं किसी आर्बिट्रेटर के पास गया, आर्बिट्रेटर कौन होता है? एडवोकेट ही होते हैं, ठीक है ना। अब कोई अलग चीज तो करेगा नहीं, एडवोकेट ही, कोई पता होती, सारी नॉलेज होती। इसके बाद देखो अपॉइंटमेंट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आपको पता है नेशनैलिटी ऑफ सिटीजन होना चाहिए, ठीक है ना। हम जब अभी फॉरेन अवार्ड करेंगे तो आपके क्वेश्चन अराइज होंगे कि सर क्या फॉरेन अवार्ड को इंडियन आर्बिट्रेटर कर सकता है, या वो फॉरेन फॉरेन मतलब इंडियन आर्बिट्रेटर फॉरेन को हेल्ड कर सकता है, या फॉरेन इंडियन को हेल्ड कर सकता है? तो नहीं। अगर कोई इंडिया का केस है तो इंडियन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहिए। अगर कोई फॉरेन का केस, अभी पढ़ेंगे बेटा फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है ना। तो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड के लिए फॉरेन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके अपॉइंटमेंट में आता है। सो अपॉइंटमेंट में सबसे पहले देखो नेशनलिटी और सिटीजन होना चाहिए, जो 21 ईयर से ज्यादा होगा। इट शैल नॉट एक्सीड द प्राइम नंबर, मैंने आपको बताया, इट शैल नॉट एक्सीड द प्राइम नंबर। या तो ये एक पर्सन करेगा या फिर एक से ज्यादा, जिसमें क्या होगा? आपका एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। ये क्वेश्चन आ रखा है बेटा, देखना आप, हाँ ये सेम का सेम आया है। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसके 3 क्वेश्चन बने थे पिछले क्लास, पिछले जो है अभी एलएलबी सेकंड ईयर जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था, उनमें 3 क्वेश्चन आए थे, मैंने देखे थे। अगर मान लो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया गया, तो जो मैंने सर्कल किया है इसको पढ़ लेना बस, और कुछ मत पढ़ना चाहिए। ये जो अंडरलाइन किया है, देखो अगर डेट ऑफ ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर अपॉइंट किया है तो आप मतलब हम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पा रहे 30 दिन के अंदर डेट ऑफ ऑर्डर, तो इस केस में जो पार्टी एक लेटर राइट करेगा, किसको? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एक क्वेश्चन आया है कि आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को हम एक लेटर लिखेंगे, मैं दिखाऊंगा बेटा, अभी पेपर में दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन पेपर में, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड आर्बिट्रेटर। और अगर मान लो, देखो दोनों केस में, अगर मेरा इंडिविजुअल केस है तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास जाऊंगा। कब तक? 30 दिनों तक। अगर मेरा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का केस है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, यानी कि मैं दो या दो से ज्यादा पार्टी का हूं, कोई कंपनी हूं, तो मुझे कब तक जाना पड़ेगा? मेरे को तब भी किसके पास जाना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, विद इन 30 डेज। बताओ बेटा, कोई डाउट है?
बोलो बेटा, कोई डाउट? भाई सारी मेरी। नो सर, इट्स क्लियर। ठीक है ना। इसके बाद देखो, आप कोई पार्टी फेल हो रहा है अपॉइंट आर्बिट्रेटर को विद इन 30 डेज, तो हमने पढ़ लिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास जाएगा। फिर चाहे नॉर्मल आपका इंडिविजुअल हो, अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है तो भी किसके पास जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास जाएगा विद इन 30 डेज तक। ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, आप सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो, आप अगर मुझे कोई आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग करा, तो सबसे पहले मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस चाहिए होगा। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कहने का मतलब है, जैसे आर्बिट्रल क्लॉज है, आर्बिट्रल क्लॉज अगर मैंने बनवाया तो मुझे बनाने के लिए सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि मुझे क्लेम चाहिए, डिफेंस चाहिए, तो उसको एक स्टेटमेंट बोलते हैं, वो होना चाहिए। सेकंड मेरा हियरिंग या फिर रिटन प्रोसीडिंग होना चाहिए। हियरिंग, रिटन प्रोसीडर। प्रोसीडिंग किस में आता है? एक्सप्रेस में आता है। हमने पढ़ा था एक्सप्रेस क्या होता है, हियरिंग और रिटर्न होता है। वही आपका इम्प्लाइड क्या होता था? कोड ऑफ कंडक्ट से होता था। ठीक है। सो बेसिकली रविंदर वॉइस आ रहे ना बेटा, रविंदर, ललिता, वाल्मीकि। यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है। सो बेसिकली देखो, आप अगर मान लो कोई मैं पार्टीज एग्री कर रहा हूँ ओरल हियरिंग के लिए प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, तो मेरे को ओरल डॉक्यूमेंट मतलब एविडेंस के तौर पे बेटा वैसे कि बेसिकली रिटर्न ही माना जाता है ज्यादातर। मान लो आप अगर रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो ओरल को वैलिड किया जाएगा, बट मेजर केसेस में आपका रिटर्न ही रहता है। ठीक है ना। सो कंडक्टिंग प्रोसीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज एफिडेविट, कहने का मतलब अगर मैं रिटर्न करा रहा हूँ तो मेरे पास एक एफिडेविट होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, इस समय कोर्ट में अप्लाई करता हूँ, तो सबसे पहले हम ये सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ते हैं। ठीक है ना। कि बीइंग एन एडवोकेट, जब मैं एडवोकेट बनने वाला तो मुझे कोर्ट में कैसे अपीयर होना है, क्या एफिडेविट देना होता है, क्या डबल जियोपार्डी होता है, क्या प्ली होता है, क्या प्लेंटिफ की एप्लीकेशन होती है, वो एक डिफेंस में डिफेंडेंट क्या क्या एप्लीकेशन डालता है, तो सब बेटा सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ते हैं एलएलबी सेकेंड ईयर। सो अभी बस आप एलएलबी फर्स्ट ईयर में यही समझेंगे कि जैसे सबसे पहले प्लांट के एप्लीकेशन जाते हैं, एप्लीकेशन के बाद एफिडेविट जनरेट कराना पड़ता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो, डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, आपको बताना पड़ेगा अपने एफिडेविट में कि पार्टी की तरफ से डिफॉल्ट हुआ है। किसकी तरफ से? वेदर इट इज बेस्ड ऑन द केस ऑफ फर्स्ट पार्टी और द सेकेंड पार्टी। इसके बाद देखो, अब एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। मैंने आपको बताया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है जो एक्सपर्ट होता है। इसको नॉलेज होती है बेटा। ठीक है। नहीं एडवोकेट होते, रिटायरिंग होते हैं, अभी ये पढ़ेंगे हम आगे चल के। रिटायरिंग जज होते हैं, किसके? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके बैठे होते हैं। ऐसे लोक अदालत, किसी को नॉलेज है ललिता आपको लोक अदालत के बारे में? यस सर, लोक अदालत बीच बीच में कंडक्ट होती हैं स्पेसिफिकली फॉर हाँ ये दीज ट्रैफिक चालान्स एंड ऑल। हाँ और हाँ, कोई वेरी इशू भी गुड, होता है जी। एक्सीलेंट, हाँ हाँ, वेरी जी, गुड। तो ये सो पब्लिक लोक अदालत में में इनवाइट की जाती हैं, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि जिसके भी मैटर हैं पहुंचे उस टाइम पे, डिक्लेयर डेट एंड टाइम पे जो होता हाँ है हाँ। वहां पे। सो बेसिकली हाँ हाँ, जी, बोलो बताइए बोलो सर। बोलो 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 आप। हाँ हाँ बोलो जी। बोलो बोलो कोई। जी, तो वहां पे कई बार ये होता है कि पर्सनल हियरिंग के टाइम पे जज वगैरह जो होते हैं माफ भी कर देते हैं उन चीजों को, और कई बार अगर कोई आर्ग्यू करता है तो उसको और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये है करेक्ट है सर। बेटा। जी। काफी हद तक लोक अदालत में क्या होता है, जैसे आपका सपोज दैट कार से चालान 10,000 का है, तो उसी 10,000 के चालान को 500,000 तक ले आते हैं। ठीक जी है ना। सर, जी और सर। इस लोग, मेरा क्वेश्चन अराइज होता है बेटा आपसे कि जो लोक अदालत में बैठे होते हैं, ये जो माफ कराते हैं, कोई सीनियर जज होते हैं कि मतलब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को बैठा दिया जाता है बस? है सर, रविंदर, आपको कुछ नॉलेज? सर इसका तो आइडिया नहीं हाँ। है क्योंकि फिजिकली नो कभी सर। अटेंड की नहीं। जी। हाँ वेरी गुड। सो बेटा बेसिकली ये जो लोक अदालत होते हैं सरकारी, वैसे भी कोर्ट एक सरकारी विभाग होता है। तो सरकारी विभाग में जो बैठते हैं ना ऑफिसर या फिर जो कंडक्ट कराते हैं कोई अदालत, ये रिटायरिंग पर्सन होते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो आपके 50 ईयर से क्रॉस होते हैं वो कराते हैं, कोई यंगस्टर नहीं करा सकते इससे। ठीक है ना। और काफी भीड़ में लोग आते हैं इधर। सो बेसिकली देखो, हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट बाय आर्बिट्रल
ट्रिब्यूनल। सो आर्बिटर ट्रिब्यूनल एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है, हमने पढ़ लिया। अब कोर्ट का असिस्टेंस होता है एविडेंस को टेक करने को, डिसीजन देने को, एक अवार्ड देने को। अवार्ड अभी पढ़ेंगे हम। अब जो डिसीजन होता है ट्रिब्यूनल, वो बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन, इट इज ये आपका बाइंडिंग होगा अपॉन ऑल द पार्टीज। द डिसीजन टेकन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, ठीक है ना, ऑफ द जो चल रहा है अवार्ड, जो आपका आर्बिट्रेशन चल रहा है, ठीक है ना। सो अवार्ड बेसिकली आपका क्या होता है, एक फाइनल डिसीजन दिया जाता है किसके तहत, आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तहत, ठीक है ना। ये जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है इसे इंटरिम अवार्ड कहते हैं। इंटरिम अवार्ड क्या होता है, देखो बेटा, ये एक मिनट में ऊपर ही ले चलता हूँ आपको, ठीक है ना। आज थोड़ा घूमेंगे हम, इसमें काफी चीजें नई है जो नई लगेंगी आपको, ठीक है ना। एक मिनट, अवार्ड, इसमें सब ये देखो, ये यहाँ भी करा देता हूँ मैं। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, सबसे पहला क्या आता है बेटा, फाइनल अवार्ड। अब ये फाइनल और इंटरिम अवार्ड क्या होता है, ठीक है ना। सेटलमेंट और एडिशनल अवार्ड क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा आर्बिट्रेशन का केस चल रहा है। अब आर्बिट्रेशन का केस हो गया, खत्म हो गया, जजमेंट आ गया। तो जो जजमेंट, फाइनल जजमेंट आए जिसमें दोनों पार्टी राजी हो गए, दोनों ने यस कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, फाइनल अवार्ड कहते हैं। अब यस करने से पहले जो आर्बिट्रेटर है, हम दोनों पार्टीज के यस करने से पहले कोई अवार्ड डिक्लेयर किया, उसे इंटरिम अवार्ड कहा जाएगा। क्लियर है बेटा। फिर सेटलमेंट अवार्ड क्या होता है, जब दोनों पार्टीज को सेटल किया जाता है। कैसे, मैंने अवार्ड डिक्लेयर किया, सेकंड एग्री नहीं है, फिर मैंने सेकंड से बातचीत की, फिर एक अवार्ड किया, तो दोनों पार्टी सेटल हो गए, उसे सेटलमेंट अवार्ड किया जाता है। लास्ट होता है एडिशनल अवार्ड। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एडिशनल अवार्ड, कि अवार्ड का डिसीजन आया, उससे मैं खुश नहीं हूं, तो मैं एक फाइनल, देखो फाइनल अवार्ड के होने के बाद, जो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तक पहुंचा नहीं है, उसके क्लेम में कोई गलती हो गई, क्लेम में ओमिशन हो रहा है, तो पार्टी एक नोटिस दे सकता है, एक रिक्वेस्ट जारी कर सकता है विद इन 30 डेज। इसे बेटा एमसीक्यू में एक हिंट है हमारे पास। एमसीक्यू जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो 30 डेज कहीं पे भी लिखा हो ना, तो 30 डेज में टिक कर देना अगर कंफ्यूजन है, क्योंकि आगे जितने भी हम इसमें आर्बिट्रेशन में पढ़ेंगे 30 डेज से ही आ रहा है। मतलब कि अगर फाइनल अवार्ड आया, फाइनल अवार्ड में कोई ओमिशन हो गई, ठीक है ना, कोई ओमिट या एडजुडिकेटेड यानी कि डिक्लेयर होने में ओमिशन हो गया, तो हम कब तक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसेप्ट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। क्लियर है बेटा। कोई डाउट है ललिता, रविंदर, आपको 4 अवार्ड में? मैं नो पूछूंगा सर, आगे चल के। क्लियर अभी क्लियर। हाँ जी, आगे चले बेटा। नो सर। यस सर। अब इसके बाद देखो, हमने अवार्ड पढ़ लिया, मैं वापस से वहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। सो बेसिकली इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करता हूं मैं। अवार्ड क्या होता है, राइटिंग में होता है, किसी लैंग्वेज जो एग्रीड अपॉन है, किसमें, फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी में। मेजोरिटी इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। जैसे आपका, मैंने जिनीवा बताया और आपका न्यूयॉर्क, सो जिनीवा में तो जर्मन लैंग्वेज है, तो जर्मन फर्स्ट सेकंड पार्टी तो जर्मन लैंग्वेज में करेंगे ना। सो बेसिकली जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी के बीच में डिसाइडेड होता है, उसमें आपका अवार्ड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है ना। यह आपके एग्रीमेंट को फॉलो करता है। ये बेसिकली नॉट परपोर्ट, मतलब जो ये मतलब एक तरह से रिलेटेड रहेगा विद इन द एग्रीमेंट, आउटसाइड द एग्रीमेंट नहीं जाएगा। ये आपका फाइनल और डिसीजन देगा सारे मैटर्स पे। यह आपका सर्टेन रहेगा, क्लियर और पॉसिबल टू परफॉर्म रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो, आपका ये आपका डेटेड साइन रहेगा, आर्बिट्रेटर से प्रेजेंस ऑफ पार्टीज में डिक्लेयर किया जाएगा। ये आपका लीगल रहेगा, कंफर्म रहेगा पावर से, ठीक है ना। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, ये आपका राइटिंग में रहता है, डेटेड साइन रहेगा आर्बिट्रेटर से। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब जैसे बेटा जब आर्बिट्रल एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो आर्बिट्रल एग्रीमेंट में जैसे आपने कभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए, कहीं के लिए भी, तो उसमें जो सारी डिटेल भरते हुए तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में साइन रहता है, कितना अमाउंट पे करा, किस डेट पे, क्या लोकेशन चूज की है, क्या नेम है,
तो सब ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, आर्बिट्रल अवार्ड में मिलती है। चलो बेटा आगे। और देखो फर्स्ट, जैसे हम बेटा एक क्वेश्चन में होता है, जैसे कभी किसी का चालान कटा हो तो उसको नॉलेज होगी जो बाइक कार चलाता है। हम जैसे हाई कोर्ट के पास, अभी तो खैर वर्चुअल कोर्ट हो गया, काफी अच्छा कर दिया, जिससे वर्चुअल कोर्ट से पहले बिफोर कोविड, कोविड से पहले क्या होता था, चालान आपके पास रहता था। आप चालान को क्लियर कराने के बाद, क्लियर कराने के लिए द्वारका सेक्टर 10 कोर्ट जाते थे, तो वहां पे जो चालान की कॉपी है, ठीक है ना, वो चालान की कॉपी 2 दी जाती थी। एक कोर्ट अपने पास रखती थी और एक आपको दी जाती थी, वो रखना होता था। अगर आपने गुम कर दिया तो आपको वापस भी बुला लिया जाता था, ठीक है ना, बुलाते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। सो बेसिकली इसमें भी अवार्ड में ये इंफॉर्मेशन दी गई कि जो साइंड कॉपी आर्बिट्रल अवार्ड की, वो दोनों पार्टीज को दी जाएगी रेफरेंस के लिए, ठीक है ना। फिर बेटा एडिशनल अवार्ड हमने पढ़ ही लिया। मान लो अगर एडजुडिकेटेड, एडजुडिकेटेड हमने पढ़ा जो डिक्लेयर किया जाता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भूल गई डिक्लेयर करना अवार्ड, तो एक एडिशनल अवार्ड के लिए रिक्वेस्ट डाली जाएगी। कब तक? विद इन 30 डेज। क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगर आर्बिट्रल अवार्ड जस्टिफाइड करता है, इट शैल मेक एडिशनल अवार्ड 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट। कहने का मतलब है अगर 30 डेज में नहीं हो पाया तो कब तक किया जा सकता है, 60 डेज तक किया जा सकता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक, कोई डाउट है? बताओ बेटा, रविंदर, वाल्मीकि, ललिता, कोई डाउट? नो सर, इट्स क्लियर। नो सर। All good. फिर आता है देखो सेटलमेंट, ठीक है ना। अब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है कर लेते हैं हम। सेटलमेंट आपको पता है एक तरह का डिस्प्यूट है। सेटलमेंट किस में पढ़ते हैं? मीडिएशन में पढ़ते हैं। मीडिएशन इज ऑल्सो नोन एज सेटलमेंट, ठीक है ना। सेटलमेंट कहने का मतलब है जैसे मैं हमारा आर्बिट्रल, आर्बिट्रल फंक्शनिंग हो रहा है, आर्बिट्रल। अब आर्बिट्रल फंक्शनिंग में हम सेटलमेंट वर्ड का यूज करते हैं टू सेटल द डिस्प्यूट अमंग टू पार्टीज। तो उसी सेटल की बात की जा रही है। और जो अवार्ड दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द डिस्प्यूट, यानी डिस्प्यूट में जो ग्रेटर चांसेस है ना, उस पे सेटलमेंट दी जाती है। इसके बाद देखो बेटा, अभी रुको मैं कराता हूँ, पहले ये करा देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपका बेटा जब थ्योरी पेपर होता, आगे चल के आप कोई जुडिशरी एग्जाम देते हो, थ्योरी कंडक्ट कराया जाएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आर्बिट्रल अवार्ड में कंसीडर नहीं किया जाता है। सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, किस किस केसेस में आर्बिट्रल अवार्ड नहीं दिया जाता है या फिर चैलेंज किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले कोई पागल इंसान है, एनी पार्टी टू आर्बिट्रेशन सफर फ्रॉम वांट ऑफ कॉम्पिटेंसी। फर्स्ट पार्टी तो सही है, सेकंड पार्टी थोड़ा इंसॉल्वेंट है, इनसेन है, माइनर माइनर है, चलो माइनर हो गया तो आपका आर्बिट्रेशन नहीं करा सकता है। या फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपका इलीगल वाइड है। कोई ऐसे हम आर्बिट्रेशन कराना चाहते हैं किसी केस में, किसी ड्रग सप्लाई में, इंसॉल्वेंसी, तो इस केस में आर्बिट्रेशन नहीं कराया जा सकता है। कंसर्न पार्टी को प्रायर नोटिस दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना, यानी कि पार्टी ने अपॉइंट किया ही नहीं आर्बिट्रेटर को। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रॉपरली फॉर्म कर ही नहीं गए इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, यानी कि हमने एक ही से करा लिया, उन्हें तो 3 चाहिए थे ना मेंबर, बट एक ही से करा रहे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपका परफॉर्म किया जा रहा है बिना जुरिडिक्शन के। अवार्ड डीलिंग और डिस्प्यूट जो आपका फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ सबमिशन टू द आर्बिट्रेशन। सो क्लियर है बेटे, यहाँ पे कोई डाउट है? ललिता, सर क्लियर है। रविंदर, क्लियर बेटा? आगे चलूं मैं? यस सर। ये इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन थोड़ा इजी। अब देखो ये कंसिलेशन, अभी रुक जाओ, अब ऊपर के पीडीएफ में चलेंगे हम, इसमें थोड़ा सा चलना है बेटा, हमें थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आर्बिट्रेशन आप जब करेंगे ना बेटा, कोई सा भी एक्ट आगे चल के पढ़ेंगे तो उसकी डेट याद कर लेना। जितनी भी बुकें है ना, सब में वो डेट कब एस्टेब्लिश किया गया था। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 में आया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब आया, तो मैं सब पहुंचा दूंगा आपके पास, पर आपको भी पढ़ लेना होमवर्क के तौर पे। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट कब आया आपका, ये आपको पता होना चाहिए। किस पे ऊपर एप्लीकेबल था? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है।
अब इसमें देखो जो आर्बिट्रेशन, हाँ देखो अब इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट ईयर में हम आर्बिट्रेशन कांसिलेशन पढ़ रहे हैं। इसमें आपका लोक अदालत आ जाए, जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज 1987 लोक अदालत है। लोक अदालत किसके अंदर रजिस्टर्ड होता है? लीगल सर्विस अथॉरिटीज 1987, ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या पढ़ेंगे? सिविल प्रोसीजर कोड। तो अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेना सेक्शन के साथ, मैं सेक्शन की लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा इसमें। आर्बिट्रेशन क्या है आपका? आर्बिट्रेशन कांसिलेशन सेक्शन 2 में आता है। आर्बिटर ट्रिब्यूनल क्या है? पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर होता है। आर्बिट्रल अवार्ड क्या? इंटरिम अवार्ड जिसे कहा जाता है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो अभी पढ़ेंगे हम, फॉरेन अवार्ड जिसे कहे जाते हैं, ठीक है ना। पार्टीज कौन है? पार्टीज जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स में, ठीक है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया। आर्बिट्रेटर कौन होता है? सीट ऑफ आर्बिट्रेशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। कहने का मतलब है, मान लो कोई अगर इंडियन का केस चला तो इंडियन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने चाहिए, अगर कोई फॉरेन का तो फॉरेन आर्बिट्रेटर होना चाहिए। ये मुझसे पिछली क्लास में 2 बच्चों ने पूछा था, मुझे याद है। पार्टी पिछले ईयर्स के बच्चों ने। पार्टी ऑटोनॉमी एंड प्रोसीजर, ये भी सेम है, आप पढ़ सकते हो। आर्बिट्रल अवार्ड जो डिसीजन दिया जाता है डिस्प्यूट के ऊपर। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब हो रहा है डिक्लेयर बाय द कोर्ट, ठीक है ना। आउटकम का फाइनलिटी होना चाहिए किस पे? यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड अगर हमारे पास आ गया है तो उसके ऊपर दोबारा से कोई अपील अगेंस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपका बाइंडिंग अपॉन ऑल अग्रीमेंट ऑन पार्टीज ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद देखो एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। ये जो एनफोर्समेंट आपका फॉरेन नेशंस में होना चाहिए, जो कि जजमेंट किससे रेंडर किया जाएगा? कोर्ट से, ठीक है ना। अब बेटा ये चार्ट को अच्छे से देख लो, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे, इससे भी आए थे कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट कौन कौन कर सकता है, ठीक है ना। जुडिशियल अथॉरिटी एमसीक्यू में आ भी दिखा दूंगा, या फिर कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डेजिग्नेटेड पर्सन या इंस्टीट्यूशन करेगा। तो हमने पढ़ लिया बेटा, कौन करेगा कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा, ठीक है ना। लोक अदालत जैसे डेजिग्नेटेड पर्सन, इसको हम लोक अदालत बोल सकते हैं। कोर्ट कर सकता है, जुडिशियल अथॉरिटी कर सकती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगर मान लो, हाँ ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, हाँ ये भी आया है। जो चार्ट है ना, इसको अच्छे से देख लेना कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कौन करेगा? हाई कोर्ट। और अदर आर्बिट्रेशन कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट करेगा। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सो बेसिकली बेटा जुरिडिक्शन आ रहा है ना जो बार बार, ये 2 तरह के जुरिडिक्शन होते हैं। एक ओरिजिनल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। ओरिजिनल होता है जो कुछ मैटर्स में होता है, जैसे मैं लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और स्पेशल जुरिडिक्शन होता है इन केस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। क्लियर है बेटा यहाँ तक? रविंदर, Yes, ललिता? sir. Clear, clear. Yes, sir. Sir, please come again with the jurisdiction. Yes, beta, sure. So basically, jurisdiction you have to study in your LLB second year in civil procedure code. So basically, there are 2 type of jurisdiction. The jurisdiction are basically the judgment declared by the court, different courts. Let us take original jurisdiction declared by the district court, special jurisdiction declared by the high court and supreme court. Clear? अभी बेटा आप वाल्मीकि एलएलबी फर्स्ट ईयर में मैं तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज दूंगा, ज्यादा देके कंफ्यूज नहीं करता मैं बच्चों को, ठीक है ना। जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता है तो हम ज्यादा ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी जो बेटा आप वाल्मीकि पढ़ रहे हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे चल के कंटिन्यू करो क्लासेस बेटा। हमारे साथ कुछ बच्चे जो कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कंटिन्यू है, क्योंकि अब मैं जब सर फैमिली मुझे लॉ स्टार्ट कराऊंगा ना। हाँ बोलो बेटा वाल्मीकि। सर मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं था क्लास स्टार्ट हुई है, मेरे को कोई कल ही नहीं, कोई नहीं, इन्फॉर्मेशन मिला। ठीक कोई है नहीं, कोई नहीं बेटा, बट कोई नहीं, देयर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है ना। सो बेसिकली आगे जो क्लासेस लेनी, क्योंकि मैं अभी वार्निंग दे रहा हूँ, जो फैमिली लॉ है वो आपके पल्ले पड़ेगा ही नहीं बेटा। आप बेयर एक्ट पढ़ोगे ना, पागल हो जाओगे। मैं एकदम इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ कॉन्सेप्ट की भी नॉलेज होगी। एडवोकेट बनने के बाद आपको पता भी होगा डाइवर्स में क्या, किस ग्राउंड पे डाइवर्स कराया जा सकता है, किसके द्वारा कराया जा सकता है।
टेस्टामेंट्री, इंटेस्टामेंट्री सब आपको नॉलेज होती रहेगी, ठीक है ना? सो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ ही कठिन है एलएलबी फर्स्ट ईयर में, जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें बेयर एक्ट से बच्चा पढ़ता नहीं, बेयर एक्ट उससे बोरिंग लगेगा, और बेयर एक्ट से पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छे से क्लासेस नहीं लिया हमने तो, ठीक है ना? तो चलो बेटा, आगे मैं वाल्मीकि, Yes, sir. ठीक है ना? तो आगे क्लासेस सारी लेनी है, मैं अभी कह रहा हूँ बेटा। एक इसमें क्वेश्चन आया था, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना? आप पढ़ लेना ललिता रविंदर, कि अमेंडेड एक कर लेना, ठीक है ना बेटा? जैसे अमेंडेड क्या होता है, जैसे कंपनी लॉ 1956 था, कंपनी लॉ अमेंडमेंट कब किया गया था? 2013 में किया गया था, ठीक है ना? ऐसे सेम बेटा आपका क्या आया था, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन, जो एलएलबी सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। सो जुवेनाइल जस्टिस 2000 में था, फिर 2015 में आया। फिर सेम मेरा क्वेश्चन एक अराइज हो रहा है बेटा, ये रविंदर, कि अमेंडेड के क्वेश्चन बहुत देखे हैं मैंने, आपका जो पेपर आता है, तो ये मत सोचो कि इससे अमेंडेड के नहीं। अब बेटा अमेंडेड के भी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं कि कठिन पूछेगा। कैसे पूछेगा कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 अनेक्टेड कब किया गया, इम्प्लीमेंटेड कब किया गया, अमेंड कब किया गया? अमेंड यानी बदलाव, चेंज। सो इट इज अमेंडेड इन 2019, मार्क कर लेना आप इसे। ये आपका अमेंड कब किया गया था? 2019 में, नए नए यानी कि नया पढ़ा गया। सो अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था डेमो क्लास में, मुझसे सगुफा ने पूछा था कि अमेंडमेंट में क्या सर सब कुछ चेंज होता है? मैंने कहा नहीं, सब कुछ चेंज नहीं होता, बस सेक्शन चेंज कर दिया जाता है, कंटेंट सेम रहता है, ठीक है बेटा? तो देखो, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन फिर से समझ लेते हैं। जुडिशियल अथॉरिटी करेगी, कोर्ट करेगी, सुप्रीम या हाई कोर्ट करेगा, ठीक है ना? इसके बाद देखो, इंटरनेशनल कमीशन आर्बिट्रेशन या फिर बस हाई कोर्ट करेगा। अदर आर्बिट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में करेगा, ठीक है ना? सो बेसिकली हाई कोर्ट में जो किया जा रहा है इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर का होगा, ठीक है ना? इसके बाद देखो बेटा, आपका एक डिफरेंस आता है, ये थोड़ा थ्योरिटिकल है, इसको ऊपर से गो थ्रू कर लेते हैं बस 2 मिनट में। जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन होता है जो आपका डिसाइडेड होता है कोर्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आर्बिट्रेशन चूज किया जाता है, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन चूजन बाय द पार्टीज। कैसे पार्टी से चूज किया जाएगा? आर्बिट्रेशन, जैसे आपका आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, ये काफी सारे प्लेसेस में होते हैं, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारका सेक्टर 10, फिर आपका ये 30 हजारी में आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर करकनडुमा में आ गया। सेम बेटा आर्बिट्रेशन के भी कुछ कोर्ट्स होते हैं जो डिसाइडेड किससे होते हैं? पार्टीज से होते हैं। लिटिगेशन का कोई राइट नहीं है कि वो जज करेगा, बट आर्बिट्रेटर सेलेक्ट कर सकता है, यानी कि आर्बिट्रेटर किससे सेलेक्ट किया जाएगा? पार्टी अपने इच्छा के अनुसार सेलेक्ट करेगी, ठीक है ना? हम कोर्ट, एडवोकेट को तो, जज को तो हम डिसाइड नहीं कर सकते बेटा, जज तो अपने आप डिसीजन देगा। प्रोसीजर फॉलोड किया जाता है किसके तहत? सिविल प्रोसीजर को मैंने आपको समझाया बेटा। सेकेंड ईयर में हम सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ते, तो सिविल प्रोसीजर में क्या पढ़ते हैं? कैसे पेश होते हैं कोर्ट के, कोर्ट पे कैसे पेश होते हैं, कौन एडवोकेट, जज का रोल क्या होता है, एडवोकेट का रोल क्या होता है। क्रिमिनल में क्या क्या, क्रिमिनल जो लॉ ऑफ क्राइम है वो बेसिक पढ़ेंगे हम एलएलबी फर्स्ट ईयर में। लॉ ऑफ क्राइम का भी एडवांस क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है ना? आर्बिट्रेशन में क्या होता है? पार्टीज की फ्लेक्सिबिलिटी है चूज करने की प्रोसीजर। लिटिगेशन पब्लिक है, कोई प्राइवेसी नहीं होता। आपको पता है बेटा, लिटिगेशन किसी का अगर हुआ हो केस, तो उसमें भाई बहन रिश्तेदार को बुलाया जाता है कोर्ट में, ठीक है ना? एक सम्मन होता है, एक वारंट होता है। सम्मन होता है कि एक पुलिस वाला आएगा, और पुलिस वाला कोई, वो वारंट, देखो मैं समझाता हूँ। सम्मन होता है घर पे आके बुलाना, और घर पे कौन आएगा? एक पुलिस का अधिकारी आएगा, ऑफिसर आएगा, ठीक है ना? ऑफिसर की रैंकिंग भी होती है, सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ेंगे हम। तो पुलिस वाला आएगा, वो सम्मन करेगा, कोर्ट के द्वारा कहेगा, कोर्ट के द्वारा सम्मन है आपके लिए, आपको इस डेट को अपीयर होना है। वारंट में क्या होगा? पुलिस वाला आएगा, हाथ में हथकड़ी बांधेगा और ले जाएगा अपने साथ, उसे वारंट कहते हैं। क्लियर है बेटा? वारंट किसी क्राइम के लिए किया जाता है, और सम्मन किस लिए होता है? किसी क्राइम के लिए नहीं होता, बस आपको अपीयर होके एक जजमेंट देनी है। क्या देना है? एक, जैसे कि आपका, एक मुंह दे रहा हूं बेटा, क्या कहेंगे रविंदर, ललिता बताना चाहे, ये जैसे हम,
सर जैसे कोई किसी केस में सबूत मान देना, लीजिए, हाँ हाँ सबूत जी, देना, सबूत देना, हाँ डायरेक्टली जरूर, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो उन लोगों को हाँ बेसिकली जुड़ा हुआ समन है किया सबूत, जाता है कि हाँ सर आप लाइक ए आके अपनी विटनेस। स्टेटमेंट दीजिए, हाँ हाँ जी। और विटनेस, सॉरी सॉरी, यस, एज अ विटनेस है, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी रोल में है, तो उनको उनके स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है इन पर्सन, हाँ करेक्ट। कि भाई आपको तो मैं ये पर्सनली वहां पे अपियर सुनना होना ही चाहता था है। बेटा जी रविंदर और जी। ललिता आपसे, मुझे पता था विटनेस, मैं बोल रहा था जानबूझ के। सो बेसिकली विटनेस हो जाती है बेटा कंफ्यूजन के बाद, ठीक है ना। अब देखो विटनेस के लिए बुलाया जाता है, उसे समन बोलते हैं, और वारंट क्या होता है, जो 2 साल की जिसमें सजा होगी होगी, ठीक है ना। उसमें पुलिस वाला आएगा, घर में हथकड़ी बांधेगा, कहीं पे भी मिलेगा आपको पुलिस वाला हथकड़ी बांधेगा, जेल ले जाएगा। 24 घंटे की कस्टडी होगी। अगर 24 घंटे में पुलिस वाले ने आपको वारंट में वो उसके जज के सामने नहीं ले गया हाई कोर्ट में, तो आपको क्या हो जाएगी, बेल। अगर 24 घंटे में ले गया तो सजा मिलेगी आपको, अगर 24 घंटे में नहीं ले गया तो आपको बेल मिलेगी। वो बेल क्या होती है हम पढ़ेंगे बेटा सिविल प्रोसीजर कोड में, अभी नहीं पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। अभी बस ऊपर से इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको। सो लिटिगेशन आपका क्या है, पब्लिक के लिए ओपन रहता है या आपका पब्लिक के लिए ओपन नहीं रहता है। कोर्ट का डिसीजन न्यूमरियस अपील पे होता है, पसंद भी है फर्स्ट पार्टी को, सेकंड को पसंद भी नहीं। बट आर्बिट्रल अवार्ड क्या चैलेंज करता है, यानी कि दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिफिकल्टी है टू एनफोर्स जजमेंट ऑफ वन कंट्री इन फॉरेन, मतलब हम देखो हम समझाता हूँ। लिटिगेशन क्या होता है बेटा, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिया के बाउंड्रीज में किया जाएगा। बट आर्बिट्रेशन क्या होता है, इंडिया के बाउंड्रीज के आउटसाइड हो सकता है। एनफोर्सिंग आर्बिट्रल अवार्ड इन फॉरेन कंडीशन इज इजी। क्लियर है बेटा यहाँ तक। सो बेसिकली आर्बिट्रेशन क्लॉज आप पढ़ लेना, ठीक है ना। सबमिशन एग्रीमेंट, राइटिंग, क्लैरिटी ऑफ कंसेंट, जनरल प्रिंसिपल, कंसेस एट इडम। कंसेस एट इडम क्या होता था, मीटिंग ऑफ फ्री माइंड्स होता था, ठीक है ना। ये जो बी पॉइंट है मीटिंग ऑफ फ्री माइंड्स था। अगर ये अवेलेबल ये फ्री कंसेंट है तो उसको वर्डेबल मानते थे हम, ठीक है ना। फिर देखो आप रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में स्पेसिफिक वर्ड, डिस्प्यूट, आर्बिट्रेटरी सिग्नेचर, फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड होना चाहिए, डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो टर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो आप टर्मिनल कैसे कर सकते हैं, हम हमारा टर्मिनल दे रखा है इसमें। टर्मिनल कौन डिसाइड करेगा, एक तो आपका डिफरेंट अथॉरिटीज विच हैव द पावर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सो टर्मिनेशन किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो बेटा हमने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर मैंने आपको बता दिया, इट शैल नॉट एक्सीड द इवेंट नंबर। फर्स्ट वन इज द आर्बिट्रेटर एंड द सेकंड वन इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद ड्यूटीज है, लाइबिलिटीज आप पढ़ सकते हो। रेजिग्नेशन अगर किसको देना है तो कैसे देगा, कंसर्न के साथ देगा, ठीक है ना। जो अफेक्ट करेगा किसको, आर्बिट्रल अवार्ड को। अब देखो ग्राउंड्स किसमें कर सकते हैं, देखो ग्राउंड्स ऑन विच आर्बिट्रेटर में बी टर्मिनेटेड और रिमूव, कैसे रिमूव करा जा सकता है। अगर वो अवार्ड नहीं दे पा रहा, अवार्ड नहीं दे पा रहा है, देखो आप फेलियर टू मेक द अवार्ड, अगर कोई लार्जर है, लार्जर क्या है, आर्बिट्रेशन का केस है। अब लार्जर आर्बिट्रेशन का केस है, सिंपल हम क्या समझेंगे बेटा, आर्बिट्रेटर को कब टर्मिनेट रिमूव किया जाता है, जब वो अवार्ड डिक्लेयर नहीं कर पाता, तो सेकंड आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट होती, ठीक है। सब सेकंड अल्टरनेट आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट होती है। जो अल्टरनेट आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट होती है उसके भी कुछ टाइम पीरियड अभी नीचे दिखाऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं। सो बेसिकली अगर वो फेलियर, अगर कोई लार्जर इंस्टीट्यूशन एंगेज है किसमें, आर्बिट्रेशन में, और who is unable to appoint the arbitrator, who is unable to provide award within 12 months, ठीक है ना। So in such case the arbitrator may be terminated or removed, ठीक। इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। चैलेंज मैंने आपको बता दिया था, सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रेटर का, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा बताओ किसी को आर्बिट्रेशन में कोई डाउट है, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ कंसिलेशन। बताओ बेटा रविंदर, कोई क्लियर, ललिता, वाल्मीकि, कोई डाउट, प्लीज प्रोसीड। नो सर। ठीक है ना।
एक मिनट बेटा, बस एक चीज देख लो, मैं फिर स्टार्ट करते, बस 1 मिनट होल्ड कर लो आप। हाँ देखो आप, इसमें कुछ चीजें रह गई थी। हाँ, 3 चीजें रह गई, वो पढ़ा दूं मैं। सबसे पहले देखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर। सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? ललिता बताएंगे आप? हितेश आप बताएंगे सब्स्टिट्यूशन? सर ऑल्टरनेट आर्बिट्रेटर। अल्टरनेट, वेरी गुड। हाँ वही मैं यस। पढ़ा रहा हूँ, वही जो जी। मैंने कहा था ना अभी, अल्टरनेट का हम नीचे पढ़ेंगे, तो मैं वही हाँ बता जी। रहा हूँ बेटा, ठीक है जी। ना? तो सब्स्टिट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर एक अवार्ड को डिक्लेयर नहीं कर पा रहा, तो हम एक रिक्वेस्ट डालेंगे, किसको? कोर्ट को डालेंगे, ठीक है ना, कि एक डिफरेंट अल्टरनेट आर्बिट्रेटर हमें अपॉइंट होने चाहिए। अभी आर्बिट्रेटर कब होता है अपॉइंट? देखो आप, जब आर्बिट्रेटर टर्मिनेट्स हो रहा है, सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स that are applicable to appointment of arbitrator being replaced. So basically, unless otherwise agreed by the parties, अगर arbitrator replace है, तो hearing आपकी repeated होने चाहिए the decretion of the arbitral tribunal. कहने का मतलब है, जैसे अगर आपका आर्बिट्रेटर रिमूव हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो उसके बिहाफ पे कौन एक जजमेंट देगा? जजमेंट यानी डिस्क्रिशन एक आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देगा, ठीक है ना? So such case an order or ruling of arbitral tribunal made prior to the replacement of arbitrator shall not be invalid. Invalid कहने का मतलब वैलिड है बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है आपका। तो जो भी ऑर्डर और रूलिंग होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, वो बाइंडिंग होगा, ठीक है ना? किसके लिए? किस लिए हो रहा है? क्योंकि एक चेंज हुआ है किसमें? कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कॉम्पोजिशन यानी कि कॉम्पोजिशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारा क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा, जो भी डिसीजन दिया जाएगा किसके द्वारा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? ललिता, रविंदर, वाल्मीकि, कोई डाउट? नो सर, इट्स क्लियर। बताओ बेटा रविंदर, कोई डाउट? वाल्मीकि? नो सर। अब बेटा देखो, करेक्शन, करेक्शन भी एक है और इंटरप्रिटेशन। करेक्शन भी आपके सेक्शन पढ़ लेना है बेटा बस, और डेज कब तक होता है मैंने आपको समझा दिया रविंदर, कि डेट का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, सिंपल लिख देना है 30 डेज, शॉर्टकट है, ठीक है ना? सो 30 डेज तक मैं क्या कर सकता हूँ? आर्बिट्रल अवार्ड की करेक्शन करा सकता हूँ। कोई एरर हो गया, क्लरिकल वर्क, टाइपिंग एरर हो गया, सिमिलर नेचर का एरर हो गया, तो मैं कब तक करेक्ट करा सकता हूँ? 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है? इसके बाद देखो आपका आता है, एक मिनट बस, अभी कंसिलेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके बाद देखो, फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट। फेलियर या इम्पॉसिबिलिटी, मैंडेट यानी कि देखो, आर्बिट्रेटर को ऑथराइजेशन करना मैंडेटरी है। सेक्शन 14 क्या कहता है? कि मैंडेट गिवन टू द आर्बिट्रेटर शैल टर्मिनेट। कब टर्मिनेट होता है? जब आर्बिट्रेटर अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, या उसने ऑफिस छोड़ दिया, ऑफिस को लीव कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। सो बेसिकली जो मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर टर्मिनेटेड हुआ किस केसेस में? सबसे पहले या तो जब वो विड्रॉ करा जा रहा है, ऑफिस से निकाला जा रहा है, या फिर उसका एग्रीमेंट कह रहा है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो भी आ जाएगा समझ में। अब आता है कंसिलेशन। सो कंसिलेशन का मतलब क्या होता है? किसी को नॉलेज है कंसिलेशन? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन? मैं एक मिनट डिफरेंस से समझा देता हूँ, बताओ बेटा कोई डिफरेंस? कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन का कोई डिफरेंस बताएगा? बेसिक सा डिफरेंस। रविंदर कुछ आइडिया आपको बेटा? बोलो बेटा। नो सर। ललिता कुछ आइडिया? कंसिलेशन, Yes, sir. When the third आर्बिट्रेशन? person हाँ tries to resolve the matter or try to settle the dispute without going for litigation as well as for arbitration. हाँ, यस, तो दोनों तो सेम हो गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कंसिलेशन में फर्क क्या होता है नहीं, और आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन में तो आप प्रॉपर एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर रहे हो, यहाँ पे तो हाँ आर्बिट्रेटर हाँ, अपॉइंट ही वेरी नहीं गुड। हो रहा। जी। हाँ हाँ, वेरी गुड, यही सुनना चाहता था बेटा मैं, जी। ठीक है ना? तो कंसिलेशन आपके सिलेबस में कंसिलेशन का मतलब होता क्या है? देखो समझेंगे।
आर्बिट्रेटर एक फॉर्मल पर्सन है, जो आर्बिट्रेशन का हम प्रोसेस कर रहे हैं क्या एक फॉर्मल, ठीक है ना। फॉर्मल कहने का मतलब है इसमें इसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सॉरी हाई कोर्ट से, जुरिडिक्शन से की जाती है, ठीक है ना। बट जो कंसिलेशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है इनफॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूँ राह चलता कोई इंसान सॉल्व करा रहा है। अब राह चलता में ये तो है नहीं कोई किसी भी इंसान को उठा लिया भाई जिसको लॉ की लैंग्वेज नहीं। मैं ऐसे कह सकता हूँ कंसिलेशन में कौन, देखो आर्बिट्रेशन में एडवोकेट जिनके पास एक प्रॉपर एलएलबी की डिग्री है, बार चे बार चेम्बर का जिनके पास मेंबरशिप है, ठीक है ना। बट इन कंसिलेशन में मैं क्या कह सकता है कि इनफॉर्मल प्रोसेस, जैसे हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटर्नशिप बीइंग एलएलबी डिग्री हम ले रहे हैं, एलएलबी की डिग्री के विद इन हम कोई मैटर को सॉर्ट आउट कराते हैं, या फिर कोई एज अ बीइंग एन एडवोकेट विदाउट प्रेजेंस, बिना प्रेजेंस के कोई मेथड कोई डिस्प्यूट को सॉल्व करा उसे कंसिलेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा रविंदर ये चीज कंसिलेशन आपको। यस सर। तो आर्बिट्रेशन क्या एक फॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ फीस भी लगती है बेटा, क्योंकि कोई फ्री में तो बैठा नहीं आपका काम का, आज की तारीख में फ्री में वैसे भी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। सो आर्बिट्रेशन में क्या है आपका मॉनिटरी इन्वॉल्व होता है, मैंने पिछली क्लास में यही एग्जांपल लिया था एलएलबी फर्स्ट ईयर में जो पहले थे बच्चे, और कंसिलेशन में आपका फीस अप्लाई नहीं होता है। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे मेन तो आप क्या कहेंगे, आर्बिट्रेशन में अपॉइंट करने के लिए फीस लगता है, वही कंसिलेशन में कंसिलेटर एक थर्ड पार्टी है। आई एग्री कंसिलेटर इज अ थर्ड पार्टी, बट उसमें मोड ऑफ पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। मोड ऑफ पेइंग द फीस इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर। इसके बाद देखो आर्बिट्रेशन में एडजुडिकेटर होता है, एडजुडिकेटर जो डिक्लेयर किया जाता है, जो डिक्लेयर क्या करेगा अवार्ड करेगा। कंसिलेशन में कौन होता है, फैसिलेशन, फैसिलेशन जो फैसिलिटेट कर रहा है, एक सलाह दे रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं कंसिलेशन को कैसे बोल सकता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। किसी ने हेल्प की है किसी की, फैसिलेशन, ठीक है ना। अब जैसे हमने महाभारत पढ़ी है तो महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की हेल्प की, फाइट नहीं करा बस हेल्प की, तो एक तरह से कंसिलेशन हो गया। उसमें कोई फीस थोड़ी ना चार्ज की भगवान ने, फीस ली क्या अर्जुन से, कुछ फीस नहीं ली, एक भाईचारे के तौर पे किया। सो सेम कंसिलेशन क्या है, कोई फीस चार्ज नहीं करता, इवल्यूटर होता है और फैसिलिटेटर होता है। क्लियर। फॉर्मेलिटी में क्या होता है, आर्बिट्रेशन आपका फॉर्मल है, कंसिलेशन आपका इनफॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी डिटरमाइन किया जाता है लॉ से। क्लियर। इसमें मीडिएशन और नेगोशिएशन भी समझा देता हूँ, मीडिएशन नेगोशिएशन दोनों के दोनों सेम, ठीक है ना। मीडिएशन होता है आर्बिट्रेशन के केस में और नेगोशिएशन आता है कंसिलेशन के केस। क्लियर है बेटा यहाँ तक, एक प्रोसेस है बस, ठीक है ना। यहाँ भी अगर किसी को समझना है, देखो आप क्या, ये तो अलग चीज है, ये सब थ्योरी बेसिस पे प्रेजेंट किया गया है ना। अगर आपका थ्योरी एग्जाम होता तो मेरे नोट्स तो परफेक्ट थे, और अगर मेरे नोट्स से पढ़ के जाता तो फुल नंबर ले आता। एमसीक्यू में थोड़ा होता है बेटा, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो आज क्लास में हम बात कर रहे थे एलएलबी सेकेंड ईयर में, मैंने भी ये कहा बेटा देख बीइंग अ टीचर मैं इतनी तो गारंटी दूंगा नहीं कि सारे पेपर मेरे से ही आए, देख कुछ तो आएगा ऐसा है नहीं, पर हाँ कॉन्ट्रैक्ट आता ही आता है, मैं ये कहूंगा। जैसे पिछली बार बस मुस्लिम लॉ अलग चीज आ गई थी, नई चीज, केस स्टडी पूछ लिया, हम कभी केस स्टडी करते ही नहीं, बट इस बार मैं आप में कराऊंगा ही कराऊंगा मुस्लिम लॉ में, ठीक है। सो कंसिलेशन क्या है, देखो कंसिलेशन क्या है, पर हाँ इतना कहता हूँ बेटा मेरे नोट्स काफी हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज्यादा है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको एक इकट्ठा क्लास में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप यही करके जाओगे तो मेरा मेरा वादा है आपसे कि आपको 70% से तो ज्यादा ही आए, और आए हैं बच्चों, कैसे नहीं कि आएंगे, आए हैं, ठीक है ना। सो कंसिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट विदाउट लिटिगेशन, बिना लिटिगेशन के कोई डिस्प्यूट को सॉल्व करे। कंसिलेशन आपका इनफॉर्मल प्रोसेस है, इसमें अपॉइंट किसे किया जाता है, कंसिलेटर को, ठीक है ना। सो बेसिकली कंसिलेशन अब समझाया जा रहा है, जैसे कि क्या है, देखना ललिता रविंदर जी आप देखेंगे, इसमें क्या है, हम टेंशन को लोअर कर रहे हैं। अब जैसे कोई टेंशन चल रहा है, ठीक है ना, जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है, तो इंडिया हार रही है बुरी तरीके से,
तो बेसिकली जो हारने में जो टेंशन को लोअर किया है, किसी अंपायर ने लोअर किया, तो कंसिलेटर का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना? कम्युनिकेशन को अच्छा कर रहा है, कंसिलेशन है वो। इश्यूज को इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रेट यानी कि सॉल्व कर रहा है, इंटरप्रेट यानी कि सॉल्व कर रहा है। टेक्निकल असिस्टेंस पर आप बता रहे हैं, कंसिलेशन है। ब्रिंगिंग अबाउट अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट दे रहा है तो कंसिलेशन। So basically arbitration cancellation एक फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन देगा टू cancellation इन इंडिया। रविंदर, ललिता, वाल्मीकि, क्लियर cancellation? अगर आपसे कोई पूछे अच्छे से जवाब दे सकते हैं आप? जी सर। Yes, sir. रविंदर क्लियर बेटा? अच्छा, डाउट Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? देखो बेटा, मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। देखो, कोई क्लास ले ना ले भाड़ में जाए, तुम बस अपना देखो, साफ सीधी बात, ठीक है ना? मैं यही कहता हूँ, अपना देखोगे अच्छे नंबर आएंगे, ट्रस्ट में, ठीक है ना? जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे, वो खुद ही अगले साल खुद ही क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग से। आप एलएलबी सर फर्स्ट ईयर जस्ट में, वन फर्स्ट ईयर ही। क्वेश्चन। हाँ, यस यस वाल्मीकि। सर ये जो पीडीएफ आप शेयर कर रहे हैं ये हमें मिल सकता है क्या? हाँ बिकॉज लास्ट 2 क्लासेस आई हाँ मिस्ड इट। हाँ, श्योर 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 बेटा, गुड क्वेश्चन। नीतू मैम है, नीतू मैम से आपकी बात हुई है एक्सपर्ट एकेडमी में मैम, वो सर, वो बेटा हाँ हाँ वाल्मीकि आपकी। तो हाँ हाँ, नीतू ठीक मैडम है से कोऑर्डिनेट करिए, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना? ठीक नीतू ठीक। मैडम से आप बात, थैंक यू। आपको सब मिलेगा। वाल्मीकि हम पता है, देख बेटा मैं समझा देता हूँ। क्लास खत्म होने के बाद में नोट्स आपको क्लास स्टार्टिंग से पहले ही मिल जाते हैं, ठीक है ना? अब मैं हिंदू हम्म। लॉ, जैसा अगर मैंने आज ये खत्म करा दी, जो आज थोड़ा खत्म होगा नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास तक खत्म कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास तक मैं हिंदू लॉ के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। हिंदू लॉ के ठीक है। नोट्स कैसे आएंगे? देखो वाल्मीकि, रविंद्र, ललिता, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ बहुत बड़ा है। वो मैंने बेटा 100 पेजेस के नोट्स खुद से बनाए, ठीक है ना? खुद से डेवलप किए। सो जो 100 पेजेस के नोट है, मैंने उसको कैसे डिवाइड किया बेटा? चार चार पीडीएफ में प्रोवाइड किया। मतलब आपको हिंदू लॉ में 2 पीडीएफ पहले प्रोवाइड होंगे, फिर 2 लास्ट के 2 पीरियड बाद में प्रोवाइड करे जाए। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? जिससे आपको भी एक कन्फ्लिक्ट ना हो यार। एक साथ में 100 पेजेस भेज दूं तो पढ़ा कुछ जाएगा नहीं, ठीक है ना? ठीक है रविंदर, ललिता आपको? ठीक है सर, नहीं बिल्कुल। Okay, और sir. सर आपके नोट्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होते हैं, रियली हाँ, दीज इसी आर के लिए वेरी ये हेल्पफुल। सभी नहीं वो तारीफ तो है करते हैं बेटा, जी। सारे ना बोलते ना हैं बच्चे। बिल्कुल है जी। एलएलबी सेकंड थर्ड ईयर सभी बोलते हैं, ठीक है ना? मैं एकदम क्लियर बना देता हूँ, क्या कंफ्यूजन हो ना, साफ सीधी बात। क्योंकि आपको बेटा एमसीक्यू पेपर अटेम्प्ट कर, हाँ अगर थ्योरी होता तो थ्योरी के लिए देखो, थ्योरी के लिए तो मेरे नोट्स बेस्ट से बेस्ट है। थ्योरी में तो जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ 100% आता, 1000%। बट एमसीक्यू में मैं जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता देता हूँ, बट कुछ कुछ चीजें अलग आ जाती है, ठीक है ना, उसमें भी। तो देखो आप, हम स्टार्ट करते हैं हिंदू लॉ, हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। 1 आवर की क्लास आपकी किस पे रहेगी? लोक अदालत और फॉरेन अवार्ड्स पे रहेगी। आज की क्लास में मैं सोचा लोक अदालत कंप्लीट करा दूं, फिर फॉरेन अवार्ड ही रहेगा, ठीक है ना? सो 1 आवर की क्लास रहेगी फॉरेन अवार्ड पे, और हिंदू लॉ में स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है ना? हिंदू लॉ में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है? सो देखो आप, रोल ऑफ कंसिलेटर, कंसिलेटर, हु इज कंसिलेटर? ललिता आप बताएंगे बेटा, हाँ कंसिलेटर जी। कौन होता है? जो सर थर्ड पार्टी होती है जो इनफॉर्मली अपॉइंट की जाती है डिस्प्यूट को लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन के बिना रिजॉल्व करने की, हाँ। डिस्प्यूट को किस सॉल्व में करने बेटा, के लिए। किस में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस में? कोई प्रोसेस का नाम होता होगा कुछ? नहीं, ये इनफॉर्मल प्रोसेस होती है, हाँ इसमें ना, कोई। वो तो कंसिलेशन बेटा, आपको हाँ जवाब देना है कंसिलेशन में, ठीक है? यही सुनना चाहता था मैं। जी। अच्छा। देखो ओके, आप पूरी रोल, प्रोसेस का नाम कंसिलेशन। हाँ जी। हाँ 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 जी, जैसे आर्बिट्रेशन है ना, आर्बिट्रेशन में हाँ जी, आर्बिट्रेटर होता है आर्बिट्रेटर वैसे। आ गया, ये कंसिलेशन में कंसिलेटर। हाँ। यस सर। यस। सो देखो आप, रोल ऑफ कंसिलेटर, ठीक है ना? रोल ऑफ कंसिलेटर में देखो, सब जो रोल ऑफ कंसिलेटर में क्या आता है, देखो कंसिलेटर का रोल होता है प्रोवाइड असिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एक ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, जस्टिस प्रोवाइड करेगा, गाइडेड। मतलब जो कंसिलेटर है वो एक तरह से आपका जो डिसीजन होगा उसका एक फैसिलिटेट देगा, वो आपकी मर्जी है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी वो चूज कर भी सकते हैं, नहीं भी चूज कर सकते हैं, ज्यादातर वैसे चूज ही कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो, कंसिलेटर प्रपोजल प्रोवाइड करता है फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है? अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है कंसिलेटर का,
ये सेक्शन 64 में आता है। कंसिलेटर आपका अपॉइंटेड किसके मैनर में किया जाता है? सबसे पहले अगर कंसिलेशन प्रोसीडिंग में एक कंसिलेशन है तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट ऑन हिज नेम। एग्रीमेंट किसके नेम पे होगा? कंसिलेटर के नाम पे होगा, ठीक है ना। अगर मान लो 2 कंसिलेटर है तो ईच पार्टी अपॉइंट 1 कंसिलेटर। इफ देयर आर 2 कंसिलेटर, ईच पार्टी शुड अपॉइंट 1 कंसिलेटर ईच। यानी कहने का मतलब अगर हमारा कंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा है तो एक कंसिलेशन होना चाहिए जो उसके नाम पे होगा। एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट में उस कंसिलेशन का नाम लिखा होगा। क्लियर? मान लो अगर मैं 2 कंसिलेटर को अपॉइंट करता हूं तो हर पार्टी के पास अपना एक कंसिलेटर होगा। 2 पार्टीज होती है ना बेसिकली। अगर 3 कंसिलेटर प्रोवाइड करता हूं तो 3 कंसिलेटर में एक कंसिलेटर होगा, तीसरा कंसिलेटर अग्रीड पर्सन होगा जो कि प्रिसाइडिंग कंसिलेटर होगा। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर इंडिविजुअल की बात की जाती है तो एक कंसिलेटर आता है। अगर कोई ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है, कोई कंपनी अगर कंसिलेटर को अपॉइंट कर रहा है तो 3 पर्सन होते हैं, एक कंसिलेटर, सब कंसिलेटर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं। ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, कंसिलेशन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। टर्मिनेशन कैसे होती है? देखो, टर्मिनेशन ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग। सो टर्मिनेशन क्या होती है? कंसिलेशन प्रोसीडिंग आपका टर्मिनेटेड कब माना जाता है? जब आपका सेटलमेंट किसी पार्टी ने साइन किया ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में। यानी कि मैंने साइन कर दिया, मैंने उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है। कोई रिटर्न डिक्लेरेशन है कंसिलेटर का, ठीक है ना। कोई रिटर्न डिक्लेरेशन है जो एड्रेस कर रहा है किसी कंसिलेटर को, ठीक है ना, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। फिर लास्ट में आता है कोई रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ पार्टी टू द अदर पार्टी और कंसिलेटर इफ अपॉइंटेड टू द इफेक्ट दैट कंसिलेशन प्रोसीडिंग आर टर्मिनेटेड ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो इसमें सेम वही बात की गई दोनों पॉइंट में, ठीक है ना। कहने का मतलब है, देखो मैं बताता हूँ। कंसिलेशन प्रोसीडिंग का कहने का मतलब है, तो फर्स्ट पार्टी लिखित में देगी कंसिलेशन हमें नहीं अपॉइंट करना है, सेकंड पार्टी लिखित में देगी हमें कंसिलेशन नहीं देना है, ठीक है ना। या फिर थर्ड साइनिंग और सेटलमेंट कंसिलेटर खुद साइन कर देता तो आपकी टर्मिनेशन हो जाएगी किसकी? कंसिलेशन प्रोसीडिंग की। क्लियर है बेटा? रविंदर, ललिता, Yes, sir. वाल्मीकि, क्लियर है? हाँ जी आगे जी चले हम। सर। यस सर। इसके बाद देखो अब आता है आपका फॉरेन अवार्ड। सो कंसिलेशन में बेटा इससे इतना ही था, ठीक है ना। कंसिलेशन, एक मिनट, कंसिलेशन में इतना ही है, ठीक है ना। रुको एक मिनट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन का डिफरेंस करा देता हूं मैं, ठीक है ना। सो बेटी देखो, आप बेसिकली कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन का डिफरेंस क्या है? सबसे पहले एक एनफोर्समेंट में बात की गई है, ठीक है ना। एनफोर्समेंट कहने का मतलब है कि आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन करा सकता है, भाई कंसिलेशन डज नॉट हैव द पावर टू एनफोर्स हिज डिसीजन। मैंने आपको बताया कंसिलेशन क्या है, एक फैसिलिटेटर है या फिर आपका एक इवोल्यूटर है, वो इवोल्यूट करेगा, वो कोई डिसीजन नहीं देता है, बस एक गाइडिंग देगा, ठीक है ना। उसके डिसीजन को फॉर्मल नहीं माना जाता, वो इनफॉर्मल ही होता है। ये थर्ड बेटा उसका मीडिएशन का, मीडिएशन को छोड़ सकते हैं, अभी आपको आर्बिट्रेशन कंसिलेशन ही पढ़ना है। सो रेगुलेटेड भाई, आपका रेगुलेटेड किससे होता है? आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 से किससे होता है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। इसमें आपकी एग्रीमेंट की प्रायर रिक्वायरमेंट होती है, इसमें नहीं रिक्वायरमेंट होती। ये अवेलेबल किसके लिए होता है? एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर डिस्प्यूट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के लिए होता है, ठीक है। अब देखो आप, वही सेम एग्जांपल आर्बिट्रेशन एंड किसका? कंसिलेशन का। सबसे पहले मैं कंसिलेशन के एग्जांपल की बात करना चाहूंगा क्योंकि वही टॉपिक चल रहा है आपका। सो कंसिलेशन का एग्जांपल क्या है? कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना। ये किसका आ गया? कंसिलेशन का एग्जांपल आ गया। इसके बाद देखो एग्जांपल में कोई डैमेज हो रहा है, किसका? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का या राइट टू ऑफिस का, टाइम बाद डेथ का। हमने पढ़ा आर्बिट्रेशन, उसमें सारी चीजें आ गई, ठीक है। सो आर्बिट्रेशन किसके लिए अवेलेबल होता है? करंट एंड फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए होता है। बस कंसिलेशन वो जो प्रेजेंट है ना उसके लिए अपॉइंट किया जाता है। आर्बिट्रेशन एक तरह से कोर्ट रूम प्रोसीडिंग। कोर्ट रूम प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है समझेंगे हम।
जैसे हमने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में करा, ठीक है ना। तो सारी की सारी जो प्रोसीजर होते हैं कोर्ट से फॉलो होती, जो अपॉइंटमेंट होता है वो कोर्ट के द्वारा ही तो अपॉइंट किया जाता है ना। सो आर्बिट्रेशन एक कोर्ट रूम प्रोसीडिंग है और विटनेस एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन लीगल काउंसिल का यूज किया जाता है। वहीं आपका देखो कंसिलेशन एक इनफॉर्मल वे रिसोल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, कंसिलेशन में मैंने क्या बताया, जैसे कि आपका किसी मैनेजमेंट, जैसे कि स्ट्राइक, ले ऑफ, ये तो पता होगा ना बेटा, ले ऑफ तो खैर अलग चीज है, कंपनी से निकाल दिया, जरूरत नहीं तो ले ऑफ कहते हैं उसे। कंपनी के वर्कर ने स्ट्राइक कर दी, अब मैनेजमेंट और लेबर के बीच का डिस्प्यूट कोई कंसिलेटर सॉल्व करा रहा है, कैसे? ऑफर दिया कि ज्यादा पैसे बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, इनको कंपनसेशन ज्यादा दे दो, तो कंसिलेशन होगा। तो एक तरह से इनफॉर्मल प्रोसेस है ना। क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट है? सर क्लियर। इसके बाद देखो फिर कोई डिसीजन आर्बिट्रेटर होता है वो एक्सेप्टेबल होता है पार्टीज से, और उसी दूसरे हैंड में जो कंसिलेशन, उसका एक राइट नहीं है एनफोर्स अपने डिसीजन का। आर्बिट्रेशन में प्रायर एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में जो राइटिंग में, और वही जो प्रोसेस ऑफ कंसिलेशन है उसमें कोई प्रायर एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन, नेगोशिएशन हमने कर लिया। तो बेटा आज की क्लास में लोक अदालत पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें लोक अदालत, यस सर। ठीक है ना। सो ये बेसिकली मैंने थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया है, अभी स्क्रीनशॉट ले लेके थोड़ा ऐड ऑन करके पढ़ा तो क्या अच्छे से क्लियर हो जाए, बच्चा भूल जाता है ना। तो देखो लोक अदालत किसके अंडर होता है, कोई जवाब देगा? हमने अभी पढ़ा था लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। कोई पूछे लोक अदालत क्या है, इसे पीपल का कोर्ट बोलते हैं। किस पे बेस्ड है? गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लियर है ना? आज तक थर्ड पॉइंट दिख रहा होगा। लोक अदालत मतलब क्या? पीपल का कोर्ट, गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। लोक अदालत क्या? आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रेडियल मैकेनिज्म है, ठीक है ना, ठीक। जिसमें जो पेंडिंग केसेस है, देखो मैं समझाता हूँ, लोक अदालत में क्या आते हैं, चालान के पेंडिंग केसेस ये सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। सो लोक अदालत किस लिए फॉर्म किया जाता है? टू फुलफिल द प्रॉमिस गिवन बाय द प्रीमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेटा ये प्रीमेबल मैं अभी नहीं समझा सकता आपको, मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ स्टार्ट करूंगा तब मैं समझाऊंगा प्रीमेबल, ठीक है ना। संविधान जो हमारा बनाया गया था तो सबसे पहले प्रीमेबल को लाया। आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखते होंगे, क्लास फर्स्ट से लेके 12th, अगर कोई सी भी एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो इसमें एक प्रीमेबल होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सेकुलर जस्टिस फर्टिनिटी, और सेकुलर जस्टिस फर्टिनिटी इक्वालिटी सेकुलर सोवरियन, ठीक है ना। सो जो ये लाइन लिखे होते हैं प्रीमेबल है, ठीक है ना। तो लोक अदालत भी प्रीमेबल के हिसाब से बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? सारे सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। लोक अदालत को पीपल का कोड बोलते थे, किस पे बेस्ड होता था? गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता था। फर्स्ट लोक अदालत कहाँ की गई थी? गुजरात में 1982, ठीक है ना। लोक अदालत में कोई डाउट है बेटा किसी का? बताओ बेटा, कोई लोक अदालत में डाउट? पहले बता देता हूँ। सो लोक अदालत मैंने क्वेश्चन पूछा था क्लास के स्टार्ट होने से पहले, मैं चलो इसको थोड़ा कर ही देता हूँ। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले हमने लोक अदालत के बारे में डिस्कस किया था कि लोक अदालत जो गाइड कर रहा है, क्या वो कोई नॉर्मल पर्सन कर सकता है? मैंने कहा नहीं, वो रिटायरिंग जज होते हैं। कोई भी सरकारी विभाग में ऐसे किसी को दाखिल नहीं कर देता है। सरकारी डिपार्टमेंट में नॉलेजेबल पर्सन को रखा जाता है, ठीक है ना। अगर कोई जस्टिस बनता भी है तो ही हैज द वास्ट एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड ऑफ 10 years ऑफ मोर, 10 से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। सो कॉम्पोजिशन में देखो आप सबसे पहले समझेंगे, अगर कोई देखो, अब देखो ध्यान ध्यान से समझना आप।
लोक अदालत का कॉम्पोजिशन, लोक अदालत में जो बैठता है, जो डिसीजन देता है, वो कौन होते, कितने होते हैं? 4 पर्सन, ठीक है ना। इसमें 4 बोला गया, देखो आप, 4 में 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ हाई कोर्ट लीगल सर्विस, मैंने आपको समझाया ना बेटा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 क्या कराती है? लोक अदालत। अगर लोक अदालत, नेम द ऑर्गेनाइजेशन हु ऑर्गेनाइज लोक अदालत, तो क्या बोलेंगे? लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, ठीक। सो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी ऑर्गेनाइज करती है लोक अदालत, बेंचेस ऑफ लोक अदालत के लिए। ये कॉम्प्रोमाइज करता है 2 से या 2 से ज्यादा। सबसे पहले सिटिंग और रिटायरिंग जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए एडवोकेट या सोशल वर्कर, ठीक है ना। सो तीसरे और चौथे में कोई एक होता है, ठीक है ना। पहले 2 तो होंगे बेटा, पहले और दूसरे तो होंगे, बट तीसरे और चौथे में कोई एक होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो, ये देखना एक बार, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो लोक अदालत हम पढ़ रहे हैं ना, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि कोई एक हो, इन तीनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। जैसे हाई कोर्ट लीगल सर्विस है सेक्रेटरी, तो इसमें एक रिटायरिंग जज होगा हाई कोर्ट का, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होगा, मेंबर होगा लीगल प्रोफेसर या सोशल वर्कर का। इसके बाद देखो सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो, देखो आप समझो, ये मर्जी है। देखो लोक अदालत कौन कराता है? या तो हाई कोर्ट के लीगल सर्विस करा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के करा सकते हैं, या तो ताल्लुक लीगल सर्विस कमेटी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3, 2 या 2 से ज्यादा फॉलोइंग होना चाहिए। अभी कौन से, जैसे अगर कोई हाई कोर्ट करा रहा है, तो हाई कोर्ट का सिटिंग जो बैठा हो अभी, या तो रिटायर, वैसे रिटायर्ड होते, सिटिंग को आप कट कर सकते हो, सिटिंग और सर्विंग नहीं होते, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से फुल टाइम बिलोंग कर रहा है, वो अदर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। तो रिटायरिंग जज ऑफ हाई कोर्ट होता है, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होता है, लीगल एडवोकेट, मेंबर ऑफ लीगल प्रोफेशन को क्या कहते हैं? एडवोकेट, ठीक है ना। तो अच्छा बेटा, मैं क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ ललिता, रविंदर आपसे, हितेश? जी सर, पूछिए। मेरे को ये बताओ, लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या फर्क होता है? एडवोकेट तो वो होता है जो अपनी डिग्री कंप्लीट कर Sir, lawyer तो is a person who is LLB, advocate who is registered with the Bar Council, हाँ, and यस, देन बैरिस्टर। is barrister. I'm not aware, sir. देखो आप, जैसे गांधी था, महात्मा गांधी से बैरिस्टर बोला जाता था, तो बैरिस्टर से स्टार्ट करते हैं। बैरिस्टर कौन होता है, ये पूछ सकता है आगे चल के कभी कोई आपसे। तो बैरिस्टर कौन होता है? जो आपका अफ्रीका से कोई पढ़ाई करता है, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया कोई लीगल, अब जैसे मैं हूँ, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमडी कर लिया, मैं गया अफ्रीका, मैंने वहां से लॉयर करा, तो मैं बैरिस्टर कहलाया जाऊंगा, ठीक है ना। अगर मैंने इंडिया से पढ़ाई की तो मैं लॉयर कहलाया जाऊंगा, जिसके पास बार काउंसिल का मेंबरशिप नहीं है। मेरे पास बार काउंसिल का मेंबर नहीं है, मैं लॉयर हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो मैं लॉयर, ठीक है ना। मैं लॉयर के साथ बार काउंसिल का मेंबरशिप ले चुका हूं, तो मैं एडवोकेट, जो क्या कर सकता है? प्रेजेंट हो सकता है कोर्ट में, हेयरिंग करा सकता है कोर्ट की, वो केसेस के हेयरिंग करा सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? मतलब जब तक क्लियर सर, क्लियर। लॉयर हो और लाइसेंस मिलने के बाद में आप एडवोकेट हो, आप हियरिंग करा सकते हो, प्रेजेंट हो सकते हो। प्रेजेंट तो अभी भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है कोर्ट में। अच्छा, वैसे आपने ललिता, रविंदर, कोर्ट एक्चुअल में देखा है, कोर्ट रूम? सर मैंने उसमें देखा है, Unfortunately, वर्चुअल yes. कोर्ट देखा है। आई हैव आल्सो देखो सीन। ना ललिता, तुम सेक्टर 10 द्वारका जाओ, कौन मना करता है? जाके देखो, अगर कोई रोकता थोड़ी ना। सर जाओ घूम के एक्चुअली आओ एक किसी दिन। मेरा ना हाँ। मेरा एक केस खुद सर्विस का है, सर्विस मैटर का, वो हाई कोर्ट में ही है, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो मैं वीसी अटेंड करती हूँ, तो उसमें मैं उसकी काफी प्रोसीडिंग्स देखती हूँ, वर्चुअली रहती हूँ अवेलेबल। हाँ,
तो प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। जज हैं अभी ज्योति सिंह मैम। सही है बहुत बेटा। मैं नहीं, डिस्ट्रिक्ट की बिल्कुल। बोल रहा हूँ बेटा। डिस्ट्रिक्ट गए हो आप ये द्वारका सेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी? नहीं, कभी नहीं। सही है। ये मैंने वैसे देखो देखी हुई हैं जैसे एसडीएम के ऑफिसेज में इनके कैबिनेट बने होते हैं, बट कभी नहीं, वैसे एसडीएम फिजिकली अटेंड नहीं की। नहीं। फिजिकल की बात कर रहा हूँ ना मैं। फिजिकल जाओ। फिजिकल में क्या होता है, जो जज होता है वो सच में थोड़ा ऊपर बैठा होता है, और उसके साथ एक क्लर्क होता है। क्लर्क के नीचे एक क्लर्क बैठा होता है। क्लर्क का भी रूम अलग होता है। कल क्लर्क की आप जो बेटा एलएलबी की डिग्री कर रहे हो इसको व्यस्त व्यर्थ मत मानना कि बेकार की डिग्री, कहीं ना कहीं काम आएगी। जैसे आपके एलएलबी की कंप्लीट होते तो आप क्लर्क के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। सो क्लर्क ये मत सोचना कि यार क्लरिकल जिसको हुआ है लॉ 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 नॉलेज, तो लॉ नॉलेज में एलएलबी की ग्रेजुएशन ही है, ठीक है ना। ये एक जो कर रहे हो ना आप एलएलबी ग्रेजुएशन डिग्री, एलएलएम मास्टर्स डिग्री होती है। तो एलएलएम करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, जज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जुडिशरी एग्जाम क्लियर होना चाहिए आपका। तो काफी सारे स्कोप ओपन हो जाते हैं एलएलबी की डिग्री होने के बाद। तो क्लर्क का एक अलग से रूम होता है। एक फीमेल स्टाफ होती है, दो होती है, वो वर्कर्स होती है। जो जैसे मैं एडवोकेट हूँ, मैं प्रेजेंट हुआ। मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल साइलेंट होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल चल गया तो आपको कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना। और जो हेल्पर होती है, हेल्पर क्लर्क से सामान लेके, क्लर्क उसके नीचे बैठा होता है, वो थोड़ा बड़ा थोड़ा ऊपर अपर उसमें बैठा होता है जज। सामान लेके किसको देती है, जज को देती है, ठीक है ना। और एडवोकेट प्रेजेंट होता है, एडवोकेट के साथ प्लेंट होते हैं, प्लेंट के साथ डिफेंडेंट भी होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली प्लेंट और डिफेंडेंट, और अगर एक दो सिटिंग मेंबर्स की जगह होती है, रियल लाइफ में होती है। तो काफी सारे कोर्ट रूम्स होते हैं, ठीक है ना। यस सर। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि अगर जो कोई, मैं एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता पढ़ाते समय, जो मैंने नोटिस किया है, जो फीमेल जज होती है ना वो खड़ूस होती है, वो डिसीजन जल्दी दे देती है। और जो वो सर होते हैं, हाँ हाँ, नहीं सर, सच मैं है ये, नहीं बोल सच है ललिता। नहीं नहीं, नहीं मेरे नहीं, हिसाब से हुआ है। खैर देखो, मैं नहीं मेरे जानती हिसाब मैं से हुआ क्या है। हुआ, लेकिन मैं जो उनको सुनती हूँ देखती हूँ, मैंने मतलब हाँ बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी हैं। और हाँ मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80 केसेस होते हैं पर डे उनके, लेकिन सब कुछ हाँ उनको फिंगर टिप्स पे पता होता है। और जिस तरीके हाँ, से वही वो तो मैं बोल रहा हूँ ना। बिल्कुल एडवोकेट्स को क्रॉस क्वेश्चन करती हैं, इट्स नॉट सो इजी। जो हम टीवी में देखते हैं वो बिल्कुल अलग चीज होती है, हाँ लेकिन अलग रियल में होती है, आप ये मैं देखो तो समझ। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि जज कोई भी बन जाए। एक्चुअली वो जिस पोस्ट पे बैठी हैं उस पे बहुत, इंटेलिजेंस हाँ अलग बहुत ही मेहनत। सुप्रीम लेवल की मैन होती है। हाँ, बिल्कुल। ये जो जज होते हैं ना इनके पास टू पावर्स है, मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले इनके ऊपर कोई टोल टैक्स नहीं काटता, सबसे पहली बात। और दूसरा, अगर ये आपका मर्डर भी कर देना बेटा, तो इनको कस्टडी में रखा जाएगा, जेल में नहीं रख सकते जज को। जज के पास सुप्रीम पावर्स होती, ठीक है ना। और जो जैसे हम कोर्ट रूम में अपीयर होते हैं, बीइंग एन एडवोकेट, आफ्टर कंप्लीटिंग एडवोकेट, तो हम अपने क्लाइंट को भी कहते हैं कि जैसे आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो आप नहीं बोल सकते, मैं ही बोलूंगा सब कुछ आपके बिहाफ पे, ठीक है ना। और आपका जो मोबाइल फोन है वो साइलेंट होना चाहिए, बजना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे वो डेट पे डेट देते हैं, अब जो जो डेट होती है वो एक एक महीने के बाद दी जाती है। द कोर्ट इज अर्जेंट, अर्जेंट यानी कि पोस्टपोन till the next date. So next date will be decided after 1 month. Why it is done? Because the law, it is truly said that law is, मतलब जो आपका जो कानून है वो क्या है, एक तरह से पैसों का है, ठीक है ना। तो इस ये जो एडवोकेट और जज, ये जज भी देख सुनवाई दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट वो इसलिए पोस्टपोन करता है कि जो एडवोकेट है उसकी जेब भरती रहे। समझ गए ना बेटा आप? हाँ जी, बट सर ये हर भी चेन एक बनी ट्रू हुई है। नहीं, लेकिन ये भी एक ट्रू आप फैक्ट बोलो है कि ललिता। जी लूप होल्स इतने होते हैं कि वो किसी ना किसी बात पे लेते ही रहते हैं एडजर्नमेंट। कभी इधर जाना कभी उधर जाना, नो वो डाउट जज मैं को बोल तो बहुत। रहा हूँ ना बेटा। वो हाँ। अपने क्लाइंट को बचाना चाहता है, वो हाँ तो प्रोसीडिंग आगे बढ़वा वो बस सकता है। बढ़ाएगा ही वो बढ़ाएगा, अपने टैक्टिक्स ठीक यूज है ना। करते हैं, पता जज को होता है कि क्या है क्या नहीं। बट यस, ये तो है ही डिले, क्योंकि कोई टाइमलाइन नहीं होती ना अभी तक इनकी कि इस टाइम फ्रेम में ये तो आपको ये करना ही करना। ये तो है ही, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हम अपने डिस्कशन में आते हैं लोक अदालत में।
ठीक है ना। लोक अदालत में हमने पढ़ा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुक कोर्ट। इसमें हमने स्पेसिफिक क्या पढ़ लिया, अगर कोई लोक अदालत कर रहा है तो अगर कोई हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज करे तो हाई कोर्ट का रिटायरिंग जज होगा, रिटायरिंग जुडिशियल ऑफिसर होगा, या फिर सोशल वर्कर नहीं होते, कौन होते, एडवोकेट होते, कौन, मेंबर ऑफ लीगल प्रोफेशन। ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा आपका फिर कॉन्सेप्ट आता है लोक अदालत में, एक मिनट मैं नीचे देख लेता हूँ, ये सारे उसके है ना। हाँ, सो बेसिकली देखो आप, हमने पिछली क्लास में किया था ये, पिछले ईयर में, कि लोक अदालत किस किस से डील करता है, सिविल केसेस से, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से, लैंड डिस्प्यूट से, पार्टीशन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से, या लेबर डिस्प्यूट। ठीक है ना। जो कंपाउंडेबल, सो कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल कौन बताना चाहेगा, रविंद्र, ललिता, कोई नॉलेज, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल? नो सर, आई डोंट हैव। रविंदर, एनी नॉलेज बेटा, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल? नो सर। मैं बताना चाहूंगा, ठीक है ना बेटा, मैं बता रहा हूँ। सो बेसिकली लीगल सर्विस अथॉरिटीज 1987 कराती है लोक अदालत, ये एक तरह से उसका एक्ट है, लीगल सर्विस लोक अदालत का एक्ट है। इसे पीपल कोर्ट कहते हैं, इसमें मीडिएशन के थ्रू सॉल्व कराया जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी लोक अदालत, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी, सिविल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पब्लिक सेक्टर बैंक से कोई डिफॉल्ट चल रहा है, मेरा केस चल रहा है, या फिर कोई आपका व्हीकल्स पे चल रहा है, व्हीकल में चालान हो गया, तो सारे बेनिफिट किसका लेते हैं, लोक अदालत का लेते हैं। फर्स्ट लोक अदालत 14 मार्च 1982 को किया गया था। कंपाउंडेबल में आता है, कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल, ये सिविल प्रोसीजर कोड में आएगा। ठीक है ना। और या फिर आपका लॉ ऑफ क्राइम में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल होता है पैसा देके माफ किया जा सकता है, नॉन कंपाउंडेबल इम्प्रिजनमेंट होगी वो। ठीक है, इतना समझ लो आप। सो बेसिकली इसके बाद देखो आप, परमानेंट लोक अदालत हमने पढ़ लिया ऐसे। ठीक है ना। परमानेंट बॉडीज के लिए 19 हम गया, अमेंड कब किया गया था इसे, 2002, या अमेंडेड पढ़ लिया करो बेटा, अमेंडेड के भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। सो अमेंडेड कब किया गया था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट को 2002 में किया गया था। आर्बिट्रेशन को कब अमेंड किया गया था, 2019 में किया गया था। ठीक है ना। तो बेसिकली इसको सेटअप परमानेंट बॉडी कहा गया। इसमें कंसिस्ट तो कौन होता है, चेयरमैन, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ठीक है ना। एक एप्लीकेशन देखो इसके बाद, आफ्टर एन एप्लीकेशन मेड टू द परमानेंट लोक अदालत, नो पार्टी, कोई भी पार्टी सेम मतलब कोई पार्टी इसको बदल नहीं सकता अगर एक परमानेंट लोक अदालत के बिहाफ पे एप्लीकेशन बन गई है। ठीक है ना। अब जूरिडिक्शन का मतलब हमने पढ़ा था, जो डिसाइडेड होता है कोर्ट से। ठीक है ना। सो लोक अदालत हैव जो jurisdiction has the power to determine to arrive the compromise or settlement between the parties to be to to a dispute in respect of, कोई केस हो रहा है किसी कोर्ट में, कोई मैटर हो रहा है किसी में, जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट जो कोर्ट में नहीं लाया गया। अब इसमें क्या क्या आते हैं देखो आप, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, फैमिली, लैंड एक्विजिशन, लेबर, वर्कमैन कंपनसेशन, बैंक रिकवरी केसेस। क्लियर है बेटा, यहाँ तक डाउट है किसी को? अब इसके बेटा मैं पावर को क्लियर करना चाहूंगा, लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना। इसके बाद मैं पेपर को दिखा के क्लास एंड करना चाहूंगा। सो पावर ऑफ लोक अदालत क्या है, देखो पावर ऑफ लोक अदालत एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है ना। जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में आता है। इसमें समवन एनफोर्सिंग, यानी कि जो विटनेस को बुलाया जाता है। अब लोक अदालत में अगर मैं जा रहा हूँ तो लोक अदालत में जाते समय मैं खुद भी फर्स्ट पार्टी जाऊंगा, और मुझे चालान अपने सॉर्ट आउट कराना तो भाई फर्स्ट पार्टी जाऊंगा। कोई लैंड एक्विजिशन, मैट्रिमोनियल केस चला तो मैं अपने साथ में किसी साथ को विटनेस लेके जाऊंगा। साथ में प्रोडक्शन की जाएगी, डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी की जाएगी, डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाऊंगा। एक एविडेंस, एक रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट, यानी एफिडेविट की डिमांड की जाएगी लोक अदालत में। पब्लिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए कोर्ट या ऑफिस से, या फिर कोई अदर मैटर डिस्क्राइब है। ठीक है ना।
So every लोक अदालत shall have the power to specify its own procedure for determination of any dispute before dispute coming before it. Clear? कोई डाउट है बेटा इसमें? ललिता, नो सर, क्लियर। वाल्मीकि, रविंदर, कोई डाउट? No, sir. तो बेटा मैं पेपर देखो, हमने अभी की क्लास अभी एंड नहीं किया, अभी पेपर दिखाऊंगा 10 मिनट, फिर क्लास को एंड करूंगा मैं, ठीक है ना? सो बेसिकली मैंने लोक अदालत कंप्लीट करा दिया। देखो आप जब हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम होते थे ना, अगर आपको कोई फ्रेंड हो, अच्छा ये नीचे है, एक मिनट बेटा, इसमें देखो आप इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना? इसको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, अगर होगा नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से करा दूंगा ऐसे, ठीक है ना? ये की पॉइंट्स थे कुछ लोक अदालत के, ये पढ़ लेना। वही बार बार एक चीज आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना? जुरिडिक्शन भी मैंने पढ़ा ही दिया है, क्या क्या मैटर आते हैं इसमें, पावर्स क्या क्या है मैंने आपको पढ़ा दिया है, बेनिफिट क्या है, कोई कोर्ट फीस पे नहीं करनी है आपको, ठीक है ना? इसके बाद परमानेंट लोक अदालत, वही बेटा सेम कॉन्सेप्ट को बार बार लाया गया है। परमानेंट लोक अदालत अभी पढ़ा है हमने, जो अमेंड कब कर दिया गया था, 2002 में कर दिया गया था। इसके फीचर्स को कवर अप कर लेना, कोई डाउट लगेगा तो पूछ लेना। तो बेटा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक रह गया, आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन में, छोटा टॉपिक है, ठीक है ना? कुछ बुकें हैं बेटा आपके एलएलबी फर्स्ट ईयर में जो एक एक दिन की बुकें, और कुछ कुछ बुकें जो 2-2 महीने लग जाती, 2-2 महीने का फैमिली लॉ है, उसमें टाइम लगता है काफी, उसमें डिटेल स्टडी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना? जब तक पूरी नॉलेज नहीं होगी, फुल नॉलेज। तो फॉरेन अवार्ड में कोई डाउट? फॉरेन अवार्ड नेक्स्ट क्लास में करें बेटा हम, आज की क्लास में अभी इतना रखते हैं, पर आप जाएंगे नहीं, अभी पेपर दिखाऊंगा मैं आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट का, ठीक है? ललिता, वाल्मीकि, यस सर, रविंदर, ठीक है। और पेपर सर दिखाऊं नेक्स्ट, मैं? हाँ जी हाँ हाँ जी, और सर नेक्स्ट क्लास के लिए मैं पहले ही बता रही हूँ, आई विल ऑल्सो बी ट्रैवलिंग, तो आई विल हाँ ट्राई बट आई कांट बी श्योर कि भाई मैं अटेंड कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरी भी ट्रैवल चलेगी उस टाइम। ठीक है सर, अदरवाइज बट तो मुझे पता थोड़ा है आपकी कोशिश। क्लासेस नहीं नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी पूरी की पूरी, कि ट्रेन हाँ हाँ रहेगी तो वही है, ट्रेन में आपको पता ही है कनेक्शंस कैसे चलते हैं, तो ये है। हाँ, सही बात बट है बेटा। डेफिनेटली आई विल ट्राई, अदरवाइज फिर यूट्यूब पे तो मैं देखूंगी ही देखूंगी जी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, यूट्यूब बनाए सीख ले गया कि बच्चा अगर, पर यार क्लासेस लो, बात समझो, नहीं सर, मैं समझती हूँ, जब मुझे तक तो फिजिकल क्लास हमेशा सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि फिजिकल क्लास में जो जब नॉलेज तक आती है वो क्लास वैसे नहीं आती लोगे ही ना, नहीं है बिल्कुल। तब तक दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट बेटा, मैं अपना स्क्रीन बंद करके समझाता हूँ, ठीक है? एक- अब मैं पेपर को शो कर रहा हूँ, एक मिनट बेटा बस, ठीक है ना? जो पिछली बार आया था, जो अभी एलएलबी सेकंड ईयर में है बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है ना? ये मैंने मैम को प्रोवाइड भी कर दिया है। हाँ नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाला तो पहुंच गया होगा सबके पास, जी हाँ। हाँ ठीक है सर, ना? ये 11 पेजेस का शेयर किया हुआ है, ये जो आपकी आर्बिट्रेशन की आई है इसके बाद आया है ये अटैचमेंट। यस। अब देखो, अब आता है आपका पेपर 2 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ठीक है ना? ये आपका एग्जाम हुआ था। सो बेसिकली आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कौन डिसाइड करता है। बताओ रविंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप बता दो, अभी क्या था हमने? बताओ बेटा, रविंदर, ललिता। सर कोर्ट। कोर्ट नहीं बेटा, पार्टीज। तभी तो बच्चे गलत कर देते हैं आंसर, एमसीक्यू इसी के लिए घुमावदार होते हैं। जितने इजी लगते हैं ना ये जलेबी की तरह, इतनी इजी है नहीं, ये टेढ़े हैं सारे, ठीक है ना? अभी करा बेटा हमने, पार्टीज करती, ठीक है ना? प्लेस ऑफ एडमिशन, ये प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। कौन कंसिलेशन प्रोसीडिंग कराता है? कंसिलेटर कराता है, ठीक है ना?
इसके बाद देखो आपके कुछ क्वेश्चंस ये बायलैंग्वेज होते हैं, बाय मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन किसमें, मैंने इसमें अभी सेक्शन की लिस्ट नहीं दी है, तो जो नेक्स्ट क्लास की आखिरी क्लास है बुक 2 की, तो उसकी एक सेक्शन की लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट की है, कॉन्ट्रैक्ट के तो सारे सेक्शन थे ही, हाँ जी, उसी में स्पेसिफिक रिलीफ के भी थे, इसकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, इसकी मैं सर प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट कर की भी दूंगा। लिस्ट दे तो दीजिए सर। कॉन्ट्रैक्ट की तो बेटा पीडीएफ में था ना रविंदर, था, चलो मैं भेज देता हूँ, तब भी भेज दूंगा, जो ठीक है। टॉपिक्स थे ना उसके थैंक यू अंदर सर। अंदर ही थे, स्पेसिफिक नहीं थे अच्छा अलग से। स्पेसिफिक चाहिए ना, हाँ, आखिरी समय के लिए, वही दे दूंगा मैं, कोई नहीं, मैंने दिए ना आखिरी जैसे समय के आपने लिए। जो पैराग्राफ वगैरह पढ़ाए थे ना उसके अंदर। हाँ मैं सर दे दूंगा, आखिरी स्पेसिफिक के के लिए। हाँ हाँ लास्ट में बोलो। इम्पोर्टेंट वो दे रखी है, उसकी समरी में वो दिए हुए हैं उसमें, बट हाँ इम्पोर्टेंट हाँ बस, सेक्शंस है। स्पेसिफिक रिलीफ के जो आपने नोट दिए हुए हैं ना, उसके जो लास्ट हाँ के 3 हाँ पेजेस हैं उनमें इम्पोर्टेंट सेक्शंस मेंशन किए हुए हैं। ठीक है बेटा, मैं समझ गया आपकी बात। सो बेसिकली देखो आप, जैसे ज्यूरिडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन देगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देगा, ठीक है ना। अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कब तक बना सकता है, फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ, ये 1 ईयर है, ठीक है ना। इसके बाद देखो मैंने आपको बताया बेटा आर्बिट्रेशन कब आया था अमेंडमेंट, 2019। अब आपको जिसको डेट याद नहीं होगी तो फिर आंसर गया उसका तो डेट के साथ लर्न करनी है छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना। ये मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, इस पेपर को सॉल्व करना है, प्रिंट निकाल लो, अगर प्रिंट निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बेटा एक मैं लिंक शेयर कराऊंगा, ठीक है ना, स्क्रीन में अपना एक लिंक दिखाऊंगा, फिर पहले पेपर बुक 2 करा दूं, उस लिंक से आप, अगर होगा नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ही पेपर, मैं एक साथ 3-3 सेट भेज दूंगा, 2021 से लेके 2023 तक जो एग्जाम आए, ठीक है ना, 3-4 साल के पेपर, खैर उस लिंक में कम है ना, चलो मैं दोनों प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो पेपर कैसा लग रहा है बेटा आपको, इजी है कि कठिन है, ये थोड़ा मॉडरेट था कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो इजी है। कॉन्ट्रैक्ट तो इजी है बेटा, हर कोई करता है, कॉन्ट्रैक्ट में तो मेरे हिसाब से 90% आनी चाहिए पहले पेपर में, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है बेटा, पेपर देख रहे हैं आप, लोक अदालत शैल हैव द सेम पावर, किसके तरह होते हैं इनका, सिविल कोर्ट की तरह, सिविल कोर्ट, ठीक है ना, आंसर सिविल कोर्ट है इसका। कोई डाउट है बेटा इसमें, बताओ। सर अभी तो नहीं, बोलो बेटा सॉल्व रवि। करने के बाद पता चलेगा कहाँ खड़े होते हैं हम लोग। हाँ तो मैं पेपर मैडम के थ्रू मैंने भिजवा दिया है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन एक आ रखा है क्वेश्चन नंबर 36 कि 1995 में कब आए, तो ये पढ़ लेना, ठीक है ना, ये प्रिंट आउट निकालो, इसे सॉल्व करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर बार बार आ जाते हैं, समझो। तो अगर मैं टॉपिक सेम है तो क्वेश्चन हाँ, मैच तो क्यों नहीं होंगे भाई, 100 क्वेश्चन आ रही थे तो क्या 3-4 तो देगा, 5-6, फिर ज्यादा ही देगा। ज्यादा ही देगा। तो इन पेपर को प्रिंट निकालो बेटा, मैं आपके भले के लिए भेज रहा हूँ, सारे पेपर जैसे जैसे हो रहे हैं, साथ में एक बुकलेट भी जाएगी, ठीक है ना, और कुमार की क्वेश्चन बैंक तो मैं दूंगा ही दूंगा, दोनों बुक के एक साथ दे दूंगा, ठीक है ना। तो कोई डाउट है पेपर को देख के बेटा, पेपर मैंने ऐसे दिखा दिया है, एक टोटल कितने क्वेश्चन है ये भी दिखा देता हूँ मैं। टोटल बेटा हमारे पास आया 100 क्वेश्चन, अब 100 में कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको ये भी चेक कर लेते हैं एक बार हम, 100 में कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, 80 क्वेश्चन, वही पिछले साल का पैटर्न। क्वेश्चन बुकलेट में कुछ भी नहीं लिखना है आपको, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है ललिता, कोई डाउट है। नो इसमें सर। ये भी था ना सर, मतलब पूरे कंप्लीट कर आ रहा था स्टार्टिंग के 80 हाँ देखो इसमें वाल्मीकि, अगर आप क्लास में है, वाल्मीकि क्लास में हो बेटा आप, No, sir. I'm good. अच्छा। सो बेसिकली वाल्मीकि में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपने 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए तो फर्स्ट 80 आपके इवल्यूट करेगा कंप्यूटर, ओएमआर जो शीट होती है ना जो कंप्यूटर चेक करता है, वो बेटा सिस्टम चेक कर रही है, ह्यूमन नहीं चेक कर रहा है जो 100 राइट कर देगा, तो फर्स्ट 80 को ही Yeah, I राइट do करेगा, understand. So 80, ठीक है ना। तो 80 आपको, should be answerable. हाँ यस बेटा 80 आपको आंसर करने हैं, 80 में जो आंसर करेंगे आपको खुद डिसाइड करना है,
ठीक है ना। अब कुछ हाँ बच्चों का वो सवाल था पिछले साल की, सर जैसे हमने 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब उसमें एक दो ज्यादा कर लिए, तो मैंने ये कहा कि वन एक दो ज्यादा कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई टू 80 करना, ठीक है ना। काउंट करते चला रहे कि फर्स्ट से 80 करना है या 20 क्वेश्चन से 100 तक करना है। सर हो सकता है इसमें सर, अगर बीच में से हमको जैसा लगे कि हमें नहीं श्योर है, उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाए, हाँ कोई दिक्कत रहेगा ना उसमें। नहीं, ठीक है ना। बीच में छोड़ भी सकते हो आप क्वेश्चन को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे ही करो। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फॉरेन अवार्ड और हिंदू लॉ के नोट्स के साथ, ठीक है। श्योर सर। आज की क्लास ठीक है बेटा, जा सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ थैंक यू ग्रेट डे। सर। बाय। और सर एक ठीक है बेटा। रिक्वेस्ट है, जो आप हिंदू हाँ लॉज के हाँ नोट ललित, शेयर करेंगे ना, वो प्लीज थर्सडे या फ्राइडे को, मतलब शाम से पहले कर दीजिए प्लीज, ताकि फ्रेंड्स लेने इजी हो जाए। हाँ हाँ मैं ट्यूसडे तक कर दूंगा बेटा, ट्यूसडे वेडनेसडे श्योर करवा श्योर दूंगा, श्योर, ठीक है। इट विल बी ग्रेट हेल्प। थैंक यू सर, ठीक थैंक यू। है, या तो मैं अभी क्लास एंड में करा दूंगा, ठीक। हाँ जी, जैसे ठीक लगे आपको सर। थैंक यू। ठीक है बेटा, ठीक, जा सकते हो बेटा आप सब, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है ललिता, रिमूव हो सकते हो आप क्लास से बेटा। ललिता रिमूव हो सकते हो बेटा, अभी भी ज्वाइन हो आप। सर मुझे पता है, मैं एक बार करने की कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली मैं ना इतना सब कुछ ये करती नहीं हूँ, तो मुझे ये पता ही नहीं रेड चल रहा बटन मैं। को क्लिक कर दो, हो जाएगा, हो जाएगा, रेड बटन है ना जब करो वो हैंग ओके, आउट का, ठीक है, एक हो जाएगा, मिनट, ऑलरेडी हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक, बस मुझे एक मिनट दीजिए, मैं कर रही हूँ। ठीक है बेटा, ठीक। तो हितेश मेरा क्या है? सर इसको आप मुझे वहां से एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि मुझसे नहीं जाया जा रहा इसको।